हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आज हमारे ऑफिस में ये अपूर्व अग्रवाल जी आए हुए हैं। असित सी मेहता का जो पीएमएस है और एआईएफ वगैरह है, तो अभी हम लोग प्रेजेंटेशन देख रहे थे, तो मैंने सोचा इसको रिकॉर्ड करके इसको हम सोशल मीडिया पे भी डाल देते हैं। तो हमारे साथ ये नामदेव भाई बैठे हैं, नामदेव चंदानी अपनी टीम में। मैं तो वहीं हूँ, मोनू भी दूसरे कॉल पे हैं, तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हो गया था, वहीं से आप शुरू कर दीजिए। गुड आफ्टरनून सभी को। मेरा नाम अपूर्व अग्रवाल है। मैं एसएससी मेहता कंपनी के लिए पूरा नॉर्थ और यूपी बिजनेस हेड करता हूं। तो हम आपके लिए एक अच्छी पीएमएस की एक वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी लाए हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में आपको डाइवर्सिफिकेशन का काम करेगा। तो इससे पहले तो हमारे बारे में जान लीजिए कि एसएससी मेहता क्या है। एसएससी मेहता 1982 में स्टार्ट हुई थी और हम लोग ने सबसे पहले ब्रोकिंग बिजनेस स्टार्ट करवाया था 1982 से। तो हमारी जो है 40 साल की लेगेसी है और बेसिकली हमारे खुद के बनाए हुए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, जिन्होंने ओवर 1.5 लाख कस्टमर्स के लिए वेल्थ क्रिएट किया है। तो थोड़ा सा बता दूं, हम लोग एक फर्स्ट कॉर्पोरेट मेंबर हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के, और हम लोग बेसिकली लिस्टेड एंटिटी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर। हमारी जो ब्रोकिंग सर्विसेज हैं उनको क्रिसिल ने भी रेट किया हुआ है। हमारी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है मिसेस दीना मेहता, जब उस टाइम पे जब स्टॉक एक्सचेंजेस में पहले रिंग हुआ करता था, तो रिंग वगैरह का सिस्टम था, तो वो फर्स्ट वुमेन थी जो रिंग में एंटर करके काम कर रही थी। उसके बाद हमारी जो एमडी है वो फर्स्ट एंड ओनली वुमेन ऑनरेड प्रेसिडेंट रही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर। अगर हमारी यूएसपीज की बात करिए तो हमने साइंस ऑफ द आर्ट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रखे हैं, जो कि यूनिक कॉम्बिनेशन है टेक्नोलॉजी के, और हमारी जो कस्टमर सर्विस है वो काफ़ी अच्छी है। सभी हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं, उनके जो बिजनेस एसोसिएट्स हैं, हम उनको काफ़ी अच्छी सर्विसेज देते हैं। तो कंपनी के बारे में हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं टू बी अ ट्रस्टेड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज फॉर नॉट ओनली द पार्टनर्स बट फॉर देयर रिस्पेक्टिव क्लाइंट्स। हमारा बिलीफ ये है कि एवरी हाउस होल्ड शुड पार्टिसिपेट इन द फाइनेंशियल मार्केट्स ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दूसरा है, सभी जो रेगुलेटरी और लीगल कंप्लायंसेस वगैरह हमारे अगर आप देखेंगे तो 40 साल में हम लोग सबसे ज़्यादा कंप्लायंस पे ज़्यादा बिलीव करते हैं काम करने में। आज तक हमारे खिलाफ कोई भी सेबी की आपको कोई भी कंप्लेन नहीं मिलेगी, किसी भी इन्वेस्टर ने हमारे खिलाफ कोई भी कंप्लेन नहीं की है। तो ये था हमारे थोड़ा सा कंपनी के बारे में। अब कंपनी के प्रमोटर्स और मैनेजमेंट के बारे में चलते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 1982 में मिस्टर असित मेहता और मिसेस दीना मेहता ने इस कंपनी को प्रमोट किया था। मिस्टर असित मेहता सीए हैं, एमबीए फाइनेंस हैं और करंटली कंपनी के चेयरमैन हैं, और मिसेस दीना मेहता जो है सीए एमएमएस पीजीडी इन सिक्योरिटीज लॉ हैं। अब आपको ये जानना जरूरी है कि इनको क्यों वुमेन ऑनरेड प्रेसिडेंट रही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर, क्योंकि इन्होंने इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस को डिजिटाइज करने का काम किया था। सेबी ने एक 34 मेंबर्स की कमेटी बनाई थी, जिसमें कहा गया था कि आप जाके 34 कंट्रीज को ट्रैवल करिए और बताइए कि जैसे वहाँ पे जो स्टॉक एक्सचेंज डिजिटाइज है, हम कैसे यहाँ पे डिजिटाइज कर सकते हैं। तो शी डिड इट सक्सेसफुली। उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज को डिजिटाइज किया, इसलिए आज हम सब स्टॉक्स को बाय और सेल कर पाते हैं डीमैट मोड में। और उसके बाद अब बात करें कि जो सेकंड जनरेशन है इस कंपनी की बिजनेस की, मिस्टर पैंटोमैथ ग्रुप है, जो हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरह आया है। तो मिस्टर असित मेहता और मिसेस दीना मेहता ने जो 40 साल में जो बिजनेस बनाया, प्रॉब्लम ये थी कि इनकी सक्सेशन प्लानिंग की प्रॉब्लम थी, जहाँ पे कोई भी उनके जो बच्चे हैं वो जो नेक्स्ट जनरेशन है वो बिजनेस में आना नहीं चाहता था। सो दे वर हैविंग अ प्रॉब्लम ऑफ सक्सेशन प्लानिंग। तो जो असित मेहता कंपनी है, जो कि लिस्टेड कंपनी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर, इनका था कि भाई सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स थे इनके आईपीओ आने के बाद का काम, सारे के सारे इनके प्रोडक्ट्स थे। अभी जो पैंटोमैथ ग्रुप के इंजेक्शन से ये हुआ कि पैंटोमैथ ग्रुप 11 साल से मिड मार्केट आईपीओ स्पेस में काम कर रहा है। अभी तक 107 आईपीओ वो लॉन्च कर चुके हैं। इनका रिसेंट आईपीओ था एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, जो 80% प्रीमियम पे लिस्ट हुआ, और इनका जो लास्ट आईपीओ था विष्णु प्रकाश आपुंगलिया का, वो भी काफ़ी अच्छे है। उसने करीब दोनों आईपीओ से मिला के 43,000 करोड़ का सब्सक्रिप्शन किया। तो अगर मैं थोड़ा सा मिस्टर असित मेहता और दीना मेहता जी के बारे में तो आप जान चुके हैं, थोड़ा सा मैं आपको मिस्टर महावीर लुनावत और मैं बोल देता हूँ, आप जरा चाय लीजिए। तो मैं पढ़ना ही है बेसिकली, तो हम भी पढ़ लेते हैं दर्शकों के लिए। मिसेस मधु लुनावत, इनका है रिच एक्सपीरियंस इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट फाइनेंस, एसेट रिकंस्ट्रक्शन, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, ड्यू डिलीजेंस एंड ट्रेजरी ऑपरेशंस। सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है ये, इसलिए लिखा है सीए मधु लुनावत हैज
has had stints with leading organizations like Infosys, ASREC. ये क्या है ASREC? बेसिकली कोई एसेट रिकंस्ट्रक्शन अच्छा कंपनी की एसेट कोई की कंपनी। कंपनी एडेलवीज। हाँ जी, एडेलवीज तो इंडिया का टॉप बिजनेस हाउसेस में उसमें है, फाइनेंस CFO रही हैं उसकी। फाइनेंस ग्रुप में से है। हाँ जी। मिस्टर रावत सर्व्ड एज CFO ऑफ एडेलवीज ARC इमीडिएटली। ARC माने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। कभी कभी क्या होता है कि कंपनी के जो एसेट्स होते हैं वो कंपनी वसूल नहीं पाती, कुछ नहीं करती, तो ऐसे रिकंस्ट्रक्शन करके कंपनियां बनी हुई हैं जो बैड एसेट्स को खरीद लेती हैं और जो वसूली नहीं कर पा रहे हैं, जो अपना नहीं काम चला पा रहे हैं, उसको ये सही कर देते हैं। तो ये काम है इनका। बिफोर ज्वाइनिंग द बोर्ड ऑफ पेंटोमैथ कैपिटल, इसमें आ गए थे ये लोग। फिर ये लोग को फाउंडर हैं पेंटोमैथ कैपिटल के ग्रुप के और कॉर्प जिनी इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड एंड लुनावत वेंचर्स। फिर आपके ये महावीर लुनावत साहब हैं, इनके हस्बैंड हैं। अच्छा, ये इंडस्ट्री वेटरन है, 20 साल का एक्सपीरियंस है। इन्होंने IPOs वगैरह में 100 से ऊपर IPOs कराए हैं। ये CFA लेवल 2 का जो इनके पास डिग्री है, ये अमेरिका का CFA होता है और मोस्ट रिस्पेक्टेड जो है ये पढ़ाई है म्यूचुअल फंड की। और FCS है, मतलब FCS का मतलब फेलो ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी, गोल्ड मेडलिस्ट भी है। और PGDSL है। DSL क्या भी है? PGDSL कुछ होगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन समथिंग होगा, ठीक है। सिक्योरिटीज लॉ होगा, है ना, SL सिक्योरिटी लॉ, सिक्योरिटीज लॉ। एंड हैज हैड स्टिंट्स विद टॉप नॉच और conglomerates लाइक ITC, रिलायंस, प्राइस वाइट हाउस कूपर्स और 20 इयर्स का वास्ट एक्सपोजर है। लुनावत साहब ने IPO, डीमर्जर, मर्जर ये सब हैंडल किए हैं। और अभी लुनावत जी जो हैं वो एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के जो है वो चेयरमैन हैं। इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा सर, इसमें ये चेयरमैन है इस वक्त एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऑफ इंडिया, मतलब जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो एसोसिएशन है इंडिया की, उसके ये चेयरमैन है। और इनका जो लास्ट असाइनमेंट था वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ में था, जहाँ पे ये डायरेक्टली उन्होंने मुकेश अंबानी के साथ में उनके स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी में काम किया हुआ है। तो इस तरह से इनका ये एक्सपीरियंस रहा है, जो कि इस करंटली तो बेसिकली क्या था कि इन्होंने जो है, क्योंकि उनके लिए प्रॉब्लम थी जो है सक्सेशन प्लानिंग की, तो यहाँ पे पेंटोमैथ ग्रुप आया और उसने करीब पहले 51% स्टेक और अभी उन्होंने 75% स्टेक इसलिए एक्वायर किया क्योंकि दिस इज नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ द लाइन ऑफ देयर बिजनेस। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा। इस समय लोनावत साहब जो हैं वो इसके चेयरमैन हैं और वेरियस बॉडीज के मेंबर्स हैं, जैसे सेबी तमाम कमेटीज बनाता है, एक्सपर्ट ग्रुप्स के मेंबर्स बनते हैं, स्टॉक एक्सचेंज और ट्रेड बॉडीज के चेंबर्स के इनको मेंबरशिप दी जाती है, मेंबर बनाया जाता है। तो अब यहाँ से PMS शुरू कर रहे हैं। तो हमारा जो एक स्ट्रेटजी है एस मल्टीकैप स्ट्रेटजी, इसके बारे में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, बट आपको बताना चाहूंगा उसको क्रिसल से 5 स्टार रेटिंग मिली है। जब हम 5 स्टार रेटिंग की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं क्रिसल जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक रिग्रेस मैकेनिज्म यूज करती है PMS को रेट्स करने के लिए अलग अलग पैरामीटर्स पे, रिटर्न्स पे, वॉटिलिटी पे और आपका जो पोर्टफोलियो का कंसंट्रेशन है उस पे और लिक्विडिटी एनालिसिस पे। तो जितना आप इन सब पैरामीटर्स पे जितना आप अच्छा खड़ा करते हो तो आपकी रेटिंग उतनी अच्छी होती है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि इंडस्ट्री में इस वक्त 900 पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं और उनमें से करीब 119 स्ट्रेटजीज ओनली गॉट क्वालिफाइड फॉर क्रिसल रेटिंग, जिसमें से सिर्फ 13 स्ट्रेटजीज को इंडस्ट्री में 5 स्टार रेटिंग मिली है एंड आर PMS इज वन ऑफ देम। तो आप सोच सकते हो कि रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वॉलिडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्लाइंट्स के इन्वेस्टर वेल्थ क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्रिसल ने एक अच्छी रेटिंग दी है, जो हमारी क्रेडेंशियल को बताता है। तो ये हमारे कुछ अवार्ड्स हैं जो कि कहीं ना कहीं जो है हमारे जो हमने जो बिजनेस हमने जो किया है लास्ट 40 इयर्स में, हमें क्या क्या रिस्पेक्टिव वेरियस कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए, जैसे कि इनको मिसेस हिना मेहता को आउटस्टैंडिंग वुमेन इन द फील्ड ऑफ बिजनेस का अवार्ड मिला है। मिस्टर महावीर लुनावत को बेस्ट मर्चेंट बैंकर इन बिजनेस एक्सीलेंस का अवार्ड मिला है। मिसेस मधु लुनावत को NSE मार्केट अचीवर्स का अवार्ड मिला है। और जो है EWA एनेबलमेंट के लिए ये मिला है। और अगेन मिसेस दीना मेहता को EWA एक्सेप्शनल वुमेन अचीवर अवार्ड मिला हुआ है। मिस्टर महावीर लुनावत को अगेन मैक्सिमम फंड रेजिंग 2016-17 में करने का अवार्ड मिला हुआ है। और 8 CMOs एशिया अवार्ड्स चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स का भी अवार्ड मिला हुआ है, इमर्जिंग ब्रांड्स। एंड हाँ जी, फिर उसके बाद महावीर लुनावत और मधु लुनावत जी को टॉप परफॉर्मर्स इन मर्चेंट बैंकर्स का भी अवार्ड मिला हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी देखिएगा अवार्ड्स इतने सारे हमारे कंपनी को अवार्ड्स मिले हैं हमारे रिस्पेक्टिव जो कंट्रीब्यूशन रहा है बिजनेस में। नेक्स्ट स्लाइड।
तो कोई खास अवार्ड के बारे में बताना हो तो बताइए। सर वही सब हैं, बहुत सारे अवार्ड्स ठीक है, लंबा हो हमारी जाएगा। डेस्क काफी भर चुकी है गवर्नमेंट रेगुलेटर्स एंड तो इंडस्ट्री ये हमारी ये हमारे रिस्पेक्टिव बेसिकली क्या है कि हमने काम भी किया हुआ है, प्लस हमारी जो है गवर्नमेंट और वेरियस रेगुलेटरी बॉडी से हमारा काफी अच्छा इंटरेक्शन है। अगर देखें तो दीना मेहता जी मोदी जी के साथ में हैं, और मिस्टर महावीर नुनावत डायरेक्टली मिस्टर पीयूष गोयल ऑनरेबल मिनिस्टर के साथ में हैं, अटल जी के साथ जी के साथ भी, रतन टाटा जी के साथ जी के साथ हैं, सुमित्रा महाजन महाजन के साथ हैं, तो बाला कहीं साहब ठाकरे। हाँ, बिल्कुल श्री देवेंद्र और ये देखिए ये मिसेस मधु नुनावत जो है तायब कमाली। हाँ जी, ये कौन डायरेक्टर डायरेक्टर जनरल फॉर जनरल? एजुकेशन ट्रेनिंग डेवलपमेंट यूएई, उनके साथ UAE ये सर, तो ये इंडिया हमारी का कहीं ना contribution कहीं, अच्छा है। हाँ जी, ये कंट्रीब्यूशन दिखाता है। तो सर अगर हम बात करें बेसिकली हम क्या बात करें, हमारी जो पीएमएस स्ट्रेटजीज हैं दैट इज इन्वेस्टिंग इन भारत अमृत काल। तो हमारा एस्टिमेट ये है कि 2047 तक संवत की बात कर रहे हैं हम, जहाँ पे इंडियन इकोनॉमी $50 ट्रिलियन की हो जाएगी। Next slide, please। तो हमारा जो एस्टिमेट ये कहता है कि अगर हम एग्रेसिवली ग्रो करेंगे, CAGR अगर 14% हमारी इकोनॉमी का रहेगा अगर, तो हम $92.6 ट्रिलियन अभी तक इकोनॉमी का क्या CAGR है हमारा? हमारा अभी इकोनॉमी का CAGR करीब ये nominal GDP ले रहे हैं आप? नॉमिनल जीडीपी ले रहे हैं। तो नॉमिनल को ही आप 14 बोल रहे जा रहे क्या? हाँ, नॉमिनल जीडीपी देखिए सर, नहीं, जो नॉमिनल अभी तक 6 6.5 रही है उसको हाँ। आप 14 मान के चल रहे हैं। ये हमने एस्टिमेट किया हुआ है कि अगर इकोनॉमी 14 से ग्रो करेगी, अच्छा, चलिए, various conjectures हैं। वेरियस हमने कंजेक्चर लिया हुआ है। चलो अगर 14 हुआ हाँ, तो 92.6 पहुंच जाएगी। अगर अच्छा। ऑप्टिमिस्टिकली बात करें तो 11.9% से 59.5 पे पहुंच जाएगी। बेस की बात करें तो 9.8 CAGR से तब भी हम 37.9 ट्रिलियन तो आप 50 की जो बात चल रही है अमृत हाँ काल जी। में 50, तो इसके लिए 12% का CAGR 12% का CAGR और अभी चाहिए। CAGR 6-7 है, अच्छा, ऐसा तो इसका मतलब तो ये कि- 50 अचीव होना मुश्किल है। हाँ, नहीं, बट ये कि उसके बाद भी देखिए अगर इकोनॉमी फिर भी मान लीजिए कंजर्वेटिव में भी मान के चलिए 7.8% से भी ग्रो करती है या 8.8 से भी ग्रो करती है, तो कहीं ना कहीं हम $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे। हो जाएंगे। तो बेसिकली क्या है और कि हो हम सकता है आगे positive चल के जब इकोनॉमी बढ़ हाँ जाए जी। तो जो सेक्टर्स लेगार्ड हैं वो भी पकड़ ले Exactly. और ज्यादा चलें। जैसे Exactly. चाइना बहुत सालों तक बहुत अच्छा ग्रो किया, बिल्कुल। फिर सिंगापुर बहुत सालों 20-20 साल अच्छा ग्रो किया, वो समय आ सकता है। वो समय आ सकता है। चलिए। जी, तो अब आगे चलते हैं। तो ये बेसिकली जीडीपी पर कैपिटा एस्टिमेट है। देखिए यूनाइटेड स्टेट्स का 80,412 है, इंडिया का 2,612 है। तो अभी क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है इसलिए हमारा जो जीडीपी पर कैपिटा है वो कम है, बट ये आने वाले समय में बढ़ने की उम्मीद है। ये कब का लिया हुआ है GDP? ये जो है पर कैपिटा इनकम। नहीं, किस डेट का है ये कब जो का है- डेटा है ये? जो है रीसेंट डेटा है सर। अच्छा, ये क्योंकि recent चाइना data का तो अब 14,000 के आसपास बताने लग गए। चलिए थोड़ा वो चेंज करता है, जी, कोई जी। अलग अलग एस्टिमेट। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप ये देखिए मतलब सब लोग की $2,600 पर कैपिटा जो है वो इंडिया का है GDP और अमेरिका का $80,000 है। जी, बिल्कुल। है ना? अमेरिका का $80,000। जर्मनी ये, जापान ये, टोटल इकोनॉमी में हम लोग आगे हो रहे हैं, पर Exactly. कैपिटा में पिछड़ जाते हैं पर क्योंकि कैपिटा जनसंख्या से population डिवाइड, बहुत ज्यादा है क्योंकि हमारी। जनसंख्या से हम Exactly. लोग बांट देते बट हैं। ये कि हमारा पोटेंशियल काफी ज्यादा है अभी भी ग्रो करने चलिए का। इसको तो आगे बढ़ हाँ, इसको आगे बढ़ जाइए। ये क्या है? लेकिन ये बता मैं- दीजिए। ये बेसिकली क्या है कि ये थोड़ा सा बात किया हुआ कि यूएस जो है लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इक्विटी मार्केट है। थोड़ा सा तेज उसके बारे बोलिएगा, में है। आपका हाँ। आवाज अच्छा है जिससे एआई रेवोल्यूशन, ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजीज पे भी बहुत ज्यादा काम हो रहा है। ग्लोबली $100 ट्रिलियन का इम्पैक्ट है नेक्स्ट 10 years। फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी 13.2% का हम 10 ईयर एनुअलाइज जीडीपी ग्रोथ लेकर चल रहे हैं। बेसिकली 100 लाख करोड़। तो इसका मतलब ये GDP प्लस इन्फ्लेशन मिला के होगा, हाँ, नॉमिनल बिल्कुल। GDP प्लस इन्फ्लेशन। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ सही है। तो नॉमिनल GDP है। हाँ जी, बिल्कुल, GDP nominal प्लस इन्फ्लेशन, बिल्कुल, तो बिल्कुल। दैट इज नॉमिनल GDP है। ठीक बिल्कुल, है, बिल्कुल right। सही कहा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। क्या लिखा है? इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपोज टू India is 3 exposed to three ट्रांसफॉर्मेटिव transformative थीम्स। themes, जिसमें कि $100 ट्रिलियन का ह्यूज over the next ह्यूज 5 कैपेक्स years। होगा $100 ट्रिलियन का 5 साल में। बिल्कुल। A shift in global manufacturing supply chain, हाँ तो जी। देख रहे हैं हम लोग बिल्कुल सर। कि चाइना से कंपनियां इंडिया में शिफ्ट हो रही हैं बिल्कुल। और ग्लोबल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन transformative तो theme। डिजिटल में भी इंडिया लीड कर रहा है हाँ पूरे जी, वर्ल्ड में। बिल्कुल। अभी हम लोगों ने 2 कंट्रीज को अपना बिल्कुल। UPI का गिफ्ट किया गिफ्ट किया है। जी। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट, अब ये हमारी एक्मे की इनसाइट है। बेसिकली क्या होता है कि ये जब एक में भी- ये क्या है? हाँ, असित असित सी सी मेहता IIL इन्वेस्टमेंट क्या है? इंटरमीडिएट्स लिमिटेड। इन्वेस्टमेंट इंटरमीडिएट्स लिमिटेड। हाँ जी, Intermediaries होगा। इंटरमीडिएट्स लिमिटेड बोलिए, इंटरमीडिएट्स लिमिटेड हाँ, बोलिए, ठीक। बात एक ही है। तो बेसिकली क्या है कि हमारी जो इनसाइट का क्या कहता है कि मोस्ट मार्केट पार्टिसिपेंट चेज अल्फा बट गेट रिस्क।
वाइल हम क्या कहते हैं कि अगर आप सेफ्टी की तरफ, अगर आप अपने पोर्टफोलियोज में सेफ्टी को ज्यादा ध्यान दीजिए तब भी आप अल्फा मतलब लोग ज्यादा कमाने के चक्कर में रिस्क ज्यादा लेते हैं या आप सेफ्टी लेते हैं और उससे आपको अल्फा मिल जाता है। एग्जैक्टली, तो एकदम अलग ही अप्रोच है। अलग अप्रोच है हमारी। तो हमारी ये बेसिकली इसमें आगे बढ़ जाएगी, मैं आपको इसको डीप में समझाता हूँ। हाँ। नेक्स्ट स्लाइड। तो हमारी तो भले ही हमारे को कंपनी में 40 इयर्स हुए इंडस्ट्री में, बट हमारी जो रिसर्च है वो 100 इयर्स की इन्वेस्टमेंट रिसर्च फाउंडेशन से आती है। जैसे आप देख सकते होंगे बेंजामिन ग्राहम है यहाँ पे जिन्होंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करी, दूसरे हैं जॉन बर विलियम जिन्होंने डिस्काउंट टू इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करी, वॉरेन बफे ने बात किया रिस्क ऑफ लॉस ऑफ कैपिटल, मतलब कि आप अपनी कैपिटल को लूज मत करो, एंड रूल नंबर 1 डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। पीटर लिंच ने डाइवर्सिफिकेशन की बात करी, फिलिप फिशर ने ग्रोथ इन्वेस्टिंग की बात करी, बिजनेसेस जो कि ग्रो करें, चार्ली मंगर ने मोड इन्वेस्टिंग की बात करी कि आपके बिजनेस में कॉम्पिटिटिव एज होना चाहिए। ये फिलिप ये दोनों लोग ये अपने पार्टनर्स हैं, ये वो जो कंपनी है उनकी Berkshire बर्कशायर Hathaway हैथवे में, बिल्कुल, जो वॉरेन बफेट के साथ ही रहते हैं। एग्जैक्टली हर कंपनी। तो हमने सबको स्टडी करके ये देखा कि 100 इयर्स की स्टडी के सबका फाउंडेशन बना के ये देखा कि अगर आप वैल्यू बेस्ड स्ट्रेटजी अभी उनकी डेथ हो गई ना चार्ली मुंगर हाँ की। जी बिल्कुल सर, आपने ठीक कहा। तो अगर आप वैल्यू बेस्ड स्ट्रेटजी अडॉप्ट करें विद रिस्क अवर्स माइंडसेट, वो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन करता है हमारे क्लाइंट्स के लिए। सर नेक्स्ट स्लाइड। तो बेसिकली इसी फ्रेमवर्क को हमने जो है साइंटिफिक इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क, ये हमारा अप्रोच है जहाँ पे हम 3 पैरामीटर्स पे काम करते हैं। पहला है एलिमिनेशन, दूसरा है फिल्ट्रेशन और तीसरा है एलोकेशन। तो सबसे पहले जैसे हमने कहा कि हम सेफ्टी को सबसे पहले चेस करते हैं, तो अभी आप समझिए हम सेफ्टी कैसे इंश्योर करते हैं। तो हमने उसको कॉम्बिनेशन को साइंटिफिक इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क का हमने एक प्रोसेस का नाम दिया हुआ है। ये आपका यूनिवर्स है, स्टार्टिंग यूनिवर्स, जिसमें आज की डेट में 2000, 3000, 4000 प्लस स्टॉक्स हैं लिस्टेड कंपनीज के। इनमें से हम क्या करते हैं कि हम 1000 करोड़ प्लस की मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनीज पिक करते हैं। तो बेसिकली 1000 करोड़, मैंने 1000 करोड़ प्लस की पिक कर दी, तो नीचे वाली जो बॉटम लाइन कंपनीज हैं उनको तो हमने वैसे ही हटा दिया। उसके बाद फिर हम उसमें से जो है 3 कैटेगरीज ऑफ कंपनीज अपने पोर्टफोलियो से बिल्कुल हटा देते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल डिस्ट्रॉयर, कैपिटल इरोडर और कैपिटल इम्प्लोडर। अभी कैपिटल डिस्ट्रॉयर ये कंपनीज हैं जिनकी बैलेंस शीट्स वीक हैं, नेगेटिव ऑपरेशंस हैं, जो डेट इक्विटी रेशियो फेवरेबल नहीं है, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं है। जैसे मतलब भारत सरकार की कंपनी है ओएनजीसी, 10 साल 8 साल पहले वो इंडिया की टॉप कंपनी थी, इस समय कहिए 40-50 में भी ना हो। जी जी, उन्होंने कैपिटल को डिस्ट्रॉय कर दिया, पब्लिक Capital को सेक्टर destroy बैंक्स कर दिया। अब ये बढ़ना शुरू हुए हैं, लेकिन 10 साल तो डिस्ट्रॉय किया है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इरोडर जो कैपिटल Capital- को इरोड कर देते हैं, हाँ। मतलब आपकी पूंजी जो है खत्म कर देते हैं। धीमे धीमे खत्म करते हैं। जैसे कि अगर मेरे को सेम सैलरी मिलती रहेगी 10 साल तक, हम्म। तो मैं इन्फ्लेशन बीट नहीं करूंगा। तो बेसिकली क्या होता है, इन कंपनीज में उनके पास जो जिस बिजनेस में ऑपरेट करते हैं उनके पास जो मार्जिन होता है वो बड़ा कम होता है। और दूसरी बात ये या निगेटिव मार्जिन पे काम हाँ, करते हैं, negative margin पे जैसे थोड़ा जैसे सा- जिला सहकारी बैंक है, मैं उसमें काम करता हूँ, अच्छा। तो काम कर चुका हूँ, नौकरी की जी, 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 है। सर। तो वहाँ जो 1 लाख रुपए इक्विटी कैपिटल थी ना 1904 में, सोचिए बिल्कुल। वो खत्म हो गई, इरोड हो गई हाँ। कई बैंकों में। तो हाँ। बोलते हैं उसको कि बैंक सेक्शन 11 में चला गया, फिर नए अच्छा। डिपॉजिट्स लेना, लोन्स देना बंद कर देता है हाँ जी, RBI। हाँ जी। फिर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और विदेश से लोन आया, वर्ल्ड बैंक वगैरह से, फिर वो चालू हुआ। तो फिर वो बेसिकली चालू हुआ। कैपिटल इरोड हो गई। कैपिटल रोड हो गई, तो बिल्कुल। मतलब इरोड माने खत्म हो जाना, खत्म हो जाना। फिर इम्प्लोडर क्या Capital होगा? Imploder, ये बड़ी, ये सब आपकी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, मार्केट में बड़ा नाम है, सब इम्प्लोड कुछ है। माने क्या, बढ़ाना? इसमें इम्प्लोड का क्या है कि जो इनकी जो प्राइस है आज की डेट में, जो इनके फंडामेंटल्स को स्टडी करके एक पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस होता है, या तो वो स्टॉक के प्राइस से नीचे चल रहे होते हैं या ऊपर चल रहे होते हैं। स्टॉक यानी माने कि- शेयर। हाँ, शेयर जी। तो वो ओवर वैल्यूड हो जाती हैं। जो कंपनीज ओवर मतलब वैल्यूड ज्यादा महंगी हो जाती है। ज्यादा महंगी हो जाती है, या फिर जिनमें ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल नहीं होता, या बेसिकली समझिए जिसका बबल बन चुका है, वो कभी बर्स्ट हो तो वो सकता है। उसको जो इम्प्लोड कर सकती है, जो फट सकता है। बिल्कुल, डॉट Right. कॉम बबल 1990s में ठीक है, तो सबसे उसको बड़ा भी example है। हटा उसको देते भी हैं। हम हटा देते हैं। समझ अभी मैं गया। आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे अडानी मतलब है। ये पूरा ग्रुप है, इसमें से ये माइनस कर दिया, ये गोला। हाँ, ये अब safety ये net बचा, हमने किया। अब बचा क्या क्या? बिल्कुल। तो एक और बताऊंगा आपको, अडानी का जो इंसिडेंट हुआ था, भले वो वो कंपनी बड़ी है, नामी है, सब कुछ है, बट एक रिपोर्ट आने की वजह से, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने की वजह से वो अच्छा खासा स्टॉक भी करेक्शन की तरफ चला गया था। मैं आपको बताना चाहूंगा, अडानी जैसा कोई भी स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में नहीं था। हमारे पैरामीटर जो हमने बना रखे हैं फिल्ट्रेशन के, वो उसमें आता ही नहीं था। तो इसलिए हमने क्यों नहीं उसको- आता था वो? वो हमने कुछ, ये हमारा साइंटिफिक इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क का प्रोसेस है, हम आपको आगे बताते हैं। तो ये हमने हटा दिया सेफ्टी नेट के बाद। अब मेरे पास मतलब जो इसमें से, इस यूनिवर्स से 3 तो कैटेगरीज ये हट गया, दी हैं। तो अब ये बच गई। हाँ, ये बचा हमारा सेफर इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स, जिसको मैं बोलता हूँ कैपिटल मल्टीप्लाई यूनिवर्स, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट्स भी हैं,
रिटर्न ऑन इक्विटी भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ऊपर है, बिजनेस में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, सब कुछ अच्छा है और ये 1000 करोड़ प्लस वाली मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी है। मतलब जिनकी पूरी वैल्यू, फ्री फ्लोट की वैल्यू 1000 करोड़ प्लस है। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल। फ्री फ्लोट की या टोटल इक्विटी की वैल्यू? फ्री फ्लोट, फ्री जो फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन जो निकलता है, हाँ, वो नंबर फ्री ऑफ फ्लोट से इक्विटी शेयर्स निकलता है। आउटस्टैंडिंग इनटू करंट शेयर प्राइस, बिल्कुल। नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी उसके बाद हम यहीं तक फर्दर नहीं रुकते, फिर इसमें से हम क्या करते हैं, हमारे इस प्रोसेस को यूज करके हम उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो आपके क्लाइंट्स को सिर्फ 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए ही अल्फा ना जनरेट करें, बल्कि ओवर द नेक्स्ट 20-25 ईयर्स अल्फा जनरेट करके दें। तो इसी कैपिटल मल्टीप्लाई यूनिवर्स में से हम एक सुपर नॉर्मल पोर्टफोलियो बनाते हैं, ऐसा पोर्टफोलियो जो ना ही सिर्फ सर्वाइव करे बल्कि थ्राइव करे किसी भी एरा ऑफ अनसर्टेनिटी में और डिस्ट्रप्शन में। अभी ये जो डिस्ट्रप्शन या अनसर्टेनिटी होती है, ये सिर्फ वॉर, जियोपॉलिटिकल कंडीशन, ये जो आजकल वॉर्स चल रही है लगातार, इसकी वजह से ही नहीं होता, टेक्नोलॉजी भी बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन होता है। तो जो कंपनीज अपने आप को टेक्नोलॉजी से अडॉप्ट नहीं करती, दे गेट वॉश्ड अवे फ्रॉम द मार्केट। नोकिया और कोटक इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, जहाँ पे सैमसंग अपने स्मार्टफोन्स लेकर आ गया, कोटक के कैमरेज बंद हो गए। कोडैक, हाँ, कोटक, तो कोडैक के जो है अपने कैमरास जो है वो बंद हो गए, ठीक है। उसके बाद हमने इस ये सुपर नॉर्मल पोर्टफोलियो बना दिया। तो ये वो कंपनीज हैं जो मार्केट के ब्लाइंड स्पॉट पे हैं। जैसे जैसे इनकी परफॉर्मेंस आती है, इन कंपनीज की, इन स्टॉक्स की परफॉर्मेंस आती है, इनका पोटेंशियल अनलॉक होता है, तो मार्केट उसको चेज करने की तरफ जाता है। जैसे चेज करता है, उनका जैसे बबल बन जाता है और वो बस्ट होने से पहले ही हम एग्जिट कर जाते हैं, वापस अगेन हम अपने इस यूनिवर्स में जाते हैं। इस तरीके से हमारी ये पूरी की पूरी साइकिल चलती रहती है। तो अगर मैं बात करूँ तो मैं सबसे पहले स्टेज में मैंने सेफ्टी को एनहांस किया। सेफ्टी एनहांस करने के बाद उसमें से फर्दर फिल्ट्रेशन करके उन कंपनीज को आइडेंटिफाई किया जो नेक्स्ट 20-25 ईयर्स में अल्फा जनरेट करने वाली हैं। उसके बाद फिर मैंने वो सुपर नॉर्मल पोर्टफोलियो बना के मैं मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली हमारी जो बात है, हम बात करते हैं ग्रोथ वेक्टर इन्वेस्टिंग। ग्रोथ वेक्टर इन्वेस्टिंग नथिंग, जो हमने जो साइंटिफिक इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क के बेसिस पे हमने कुछ मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेटिव थीम्स आइडेंटिफाई की है जो आगे जाके नेक्स्ट बिग थिंग होने वाली हैं। तो बेसिकली कैसे आई, बॉटम अप डिस्कवरी से आई, जो कि ऐसे ग्रोथ वेक्टर जो कि मार्केट के ब्लाइंड स्पॉट में है। तो हम आपको अभी सीधे सीधे हम आपको बता ब्लाइंड स्पॉट का मतलब लोग देख नहीं पा रहे हैं। हाँ, वो बेसिकली अब सबसे बड़ी बात आपको एग्जांपल देंगे। अभी हम जब आप ग्रोथ वेक्टर्स पाएंगे तो मैं आपको उसका एग्जांपल दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये मल्टीपल मिसप्राइस कंपनीज हैं और सुपर नॉर्मल पोर्टफोलियो बनाते हैं जो, और ये जो ग्रोथ वेक्टर्स हमने 6 ग्रोथ वेक्टर्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं, ये ऐसे हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है ना। तो अभी हम डायरेक्टली उसमें चलते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड, इसको भी नेक्स्ट कर दीजिए। अब हम सीधे सीधे ग्रोथ वेक्टर्स पे चलते हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं। करीब 6 ग्रोथ वेक्टर्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहला हमने आइडेंटिफाई किया रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं बुलेट ट्रेन। तो हम आपको बताते हैं हमने क्यों आइडेंटिफाई किया है। सबसे पहले तो बात करें तो रेलवे का जो है 50 लाख करोड़ का टोटल एड्रेसेबल मार्केट है। और जो रेलवेज में जो अभी जो है, जिनका जो मेजर जो इनकम आता है वो माल ढोने से आता है ना। तो उनको रेलवे ने ये किया कि हमें जो पैसेंजर फ्रेट इनकम है उसको 3x ले जाना है 10 ईयर्स में। तो जो कंपनीज आप देखो कितने सारे वंदे भारत एक्सप्रेसेस वगैरह, 400 वंदे भारत एक्सप्रेस ऑलरेडी पाइपलाइन में है। हाई स्पीड रेल, मेरी हाई स्पीड रेल पाइपलाइन में है। मुंबई अहमदाबाद जो रेलवे प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी अब ये स्टार्ट हो जाएगा 1 साल के बाद। और भी इस तरीके के हैं तो जिनमें एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। तो आप देखिए, जब इस तरीके की हाई स्पीड रेल्स आएंगी तो सबसे पहले तो ये क्या करेंगी, एविएशन का मार्केट स्पेस खाएंगी ना। तो लोग, क्योंकि क्या होता है, आपको एयरपोर्ट में हमेशा 2 घंटे पहले रिपोर्ट करना पड़ता है। ट्रेन में तो क्या है कि आप पहुंच गए, आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। तो ऐसे जैसे बुलेट ट्रेन का मुंबई अहमदाबाद का अभी 1 चालू होने वाला है, इसी तरह से ऑलरेडी 8 पाइपलाइन में है जो मेजर सिटीज को कनेक्ट करने की बात चल रही है। दूसरी बात यह है कि 30+ मेट्रोज ऑलरेडी पाइपलाइन में है। अब बात करते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की। अभी क्या होता है कि हमारा जो है मालगाड़ी और जो पैसेंजर वाली जो गाड़ियां हैं वो ट्रैक अभी सेम है। अभी इनके लिए एक वेल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है। तो आप सोचिए कि बेसिकली क्या है कि जब अलग अलग रूट्स बन जाएंगे तो जो मालगाड़ी है वो भी कितनी स्पीड से भाग सकेगी। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो एयर से जो फ्रेट का जो है बिजनेस जो है उसका मार्केट खाएगा रेलवे। दूसरी बात तो इसका मार्केट खाएगा। तो इस तरीके से हमने ये आइडेंटिफाई किया हुआ है। अब बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवेज, मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेशंस की,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी ज़्यादा स्टेशंस पे को मॉडर्नाइज करने में काफ़ी पैसा खर्च कर रही है। अभी आप देखो रेलवे स्टेशन के पास में काफ़ी सारे स्टेइंग पॉइंट्स वगैरह होते हैं। रेलवे के पास बहुत सारी ज़मीन ऐसी है जो आइडल पड़ी हुई है, उसका यूज़ नहीं हो रहा, तो अब उसको वो पूरा रीडेवलप कर रहे हैं। उसके बाद वहाँ पे कॉमर्शियल एक्टिविटीज चालू हो जाएंगी, तो उससे भी रेलवे को इनकम आएगी। लखनऊ में भी चारबाग स्टेशन पे ऐसी प्लानिंग है। एग्जैक्टली स्टेशन का ही मॉल होगा। गोमती नगर बन रहा है। गोमती नगर गोमती तो नगर बताते हैं जबरदस्त बहुत स्टेशन जबरदस्त, बन गया। बहुत जी जी अभी तो बिल्कुल। देखा नहीं है। हाँ जी। तो अब क्या उसी है? में होटल के कमरे बहुत सारे सब कुछ बहुत कुछ कैफेटेरिया, हाँ जी। कॉमर्शियल स्पेस, बहुत कुछ उसमें है, जिससे बिल्कुल। उनको जो है रेंटल इनकम बहुत सारी आएगी उससे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी वजह से हमने इसको आइडेंटिफाई किया। तो अगर अब जो भी कंपनीज इन सब में ऑपरेट करती है, जिनको ऑलरेडी इसका ठेका मिला हुआ है, तो जो कंपनीज अब इनमें ग्रोथ होगी तो उन कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगी। मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगी तो जो इन्वेस्टर्स इनमें इन्वेस्ट करेंगे उनका कहीं ना कहीं वेल्थ क्रिएशन तो होगा। ऐसे कितने थीम लिए हैं? हमने 6 थीम्स लिए हैं। बस उन्हीं में लगाएंगे तो डाइवर्सिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन है ना सर, अभी आपको बता रहे हैं आपको। जी। जी नेक्स्ट स्लाइड। तो अब देखिए रेलवेज का जो है बजट भी देखिए 15x हो चुका है इन 13 इयर्स में। 2010-11 में 0.16 लाख करोड़ था, अब हो गया 2.41 लाख करोड़, और अभी आने वाले समय में और भी पोटेंशियल बाकी है। तो इसलिए हमने रेलवे को एक अच्छा खासा थीम आइडेंटिफाई किया हुआ है, जो अभी इंडस्ट्री में किसी ने भी रेलवेज को थीम आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ है। लेकिन रेलवे स्टॉक्स इधर बढ़े हैं। रेलवे स्टॉक्स बढ़े हैं, तो सर रेलवेज का हमारे पोर्टफोलियोज में हमारे इंक्लूजन है, और उसकी वजह से हमारे पीएमएस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको अभी बताते हैं। अब बात करते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की। तो हम जब डिजिटल की बात करते हैं तो लोग सिर्फ आईटी के बारे में सोचते हैं या फिर सॉफ्टवेयर कंपनीज के बारे में सोचते हैं। हम सिर्फ आईटी के बारे में, सॉफ्टवेयर कंपनीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं $100 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी की। और जो कंपनीज आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, आजकल हम सब लोग गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा वगैरह यूज करते हैं, इसका $15 ट्रिलियन की अपॉर्चुनिटी है ग्लोबली। क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं जो $1 ट्रिलियन की अपॉर्चुनिटी है, सोचिए। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की $2 ट्रिलियन की है। कोई वर्चुअल करेंसी कोई कंट्री ज्यादा अपने इम्प्लीमेंट नहीं करने वाली, बट जो पेमेंट मैकेनिज्म्स हैं वो कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज काफी ज्यादा हो रहा है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आजकल हम जोमेटो से, स्विगी से, फटाक से हम लोग उबर वगैरह हम यूज करके हम जो है ये सब यूज करते हैं, तो ये $19 ट्रिलियन की अपॉर्चुनिटी है, और ये सब 5G के बिना पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली जो भी कंपनीज इन सब में, इंडियन कंपनीज इन सब एरियाज में ऑपरेट कर रहे हैं, वो हमारे पोर्टफोलियो का पार्ट है। तो अगर मैं बात करूं आपको यूएस की इकोनॉमी में $3 ट्रिलियन कंट्रीब्यूशन तो एप्पल का है, तो कहीं ना कहीं हमारे इंडियन कंपनीज में भी से कोई भी ऐसी कंपनी निकल कर आ सकती है जो आगे जाके टीसीएस जैसी कंपनी को भी एक्वायर कर सकती है। तो वो हमने इस टाइप की अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई की हुई है। नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं भारत डिफेंस की। भारत डिफेंस की बात करें तो भारत डिफेंस अभी तक आपने देखा होगा कि इंडस्ट्री में हमारी 1 साल पहले HDFC डिफेंस का फंड का NFO लेकर आया था। 1 साल पहले हमें पता था डिफेंस एक अच्छी खासी थीम है, हमने इसे ऑलरेडी अपने 5 साल पहले अपने पोर्टफोलियो में आइडेंटिफाई करके लॉन्च कर रखा है। तो अगर मैं आपको बात करूं डिफेंस हमने क्यों आइडेंटिफाई किया हुआ है, आज हमारा जो डिफेंस का जो बजट है वो $91 बिलियन का हो चुका है, जो कि 4th हाईएस्ट है। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, अब हम सिर्फ ना सिर्फ जो है, अब तो इंपोर्ट पे तो ऑलरेडी 200 डिफेंस इक्विपमेंट्स पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन लगा रखा है। अब हम ज्यादातर बना रहे हैं और उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप देखिए डिफेंस एक्सपोर्ट्स का CAGR जो है 20% CAGR से ग्रो किया है। तो जो भी कंपनीज आपके सबमरीन और टॉर्पीडो में, एयरक्राफ्ट कैरियर, फाइटर जेट मिसाइल्स में, रडार डिफेंस में, डिफेंस कॉरिडोर्स, इन सब में ऑपरेट कर रही हैं। अभी मैं आपको बताऊं, लखनऊ में मेरे को पता भी नहीं था ब्रह्मोस मिसाइल का प्लांट बन रहा है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। तो डिफेंस का अभी भी काफी पोटेंशियल है, क्योंकि करंट डिफेंस प्रोडक्शन 80,000 करोड़ का है। इसको डिफेंस प्रमोशन एक्सपोर्ट काउंसिल ने कहा है कि हम इसको 1,75,000 करोड़ ले जाएंगे बाय 2030। तो इसलिए हमने डिफेंस को ऑलरेडी एक अपॉर्चुनिटी और एज अ थीम आइडेंटिफाई कर रखा है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब हम डिफेंस की बात करते हैं या रेलवेज की बात करते हैं, हम एक पर्टिकुलर चीज को कवर नहीं करते, हम उसके बाकायदा पूरा जो इकोसिस्टम है उसमें जो कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं डायरेक्टली एंड डायरेक्टली उसके फायदे लेने वाली है, लिस्टेड कंपनीज, बड़ी कंपनीज, उनको हमने आइडेंटिफाई करके अपने तो ये आपके पास लेटेस्ट नहीं है प्रेजेंटेशन, क्योंकि ये लिखा हुआ है एज ऑफ 30 सितंबर 2023। हाँ, तो सितंबर से तो कई महीने हो गए, 9वां महीना। प्रेजेंटेशन में अगर मैं बताऊं आपको, 4-5 महीने हो गए। प्रेजेंटेशन देखिए वही है, बट ये है कि जो परफॉर्मेंस है
हाँ। जो फैक्ट शीट वो खाली वो बदलेगा। लेटेस्ट वो खाली बदल सकती है। एग्जैक्टली वो बदल सकती ये उस समय का डेटा दिख रहा है। हाँ जी, उस समय जो का ये data। नेट फंड स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वगैरह है। बिल्कुल ये अभी भी फंडामेंटल्स है और ये चेंज भी हो सकते हैं। तो बेसिकली हमने साइंटिफिक इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क का जो हमारा प्रूवन प्रोसेस है। अच्छा, आप लोगों को एक और चीज बताना चाहूंगा, इसी साइंटिफिक इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क के प्रोसेस से वॉरेन बफे का एक यूएस स्टॉक्स का एक पब्लिकली डिस्क्लोज पोर्टफोलियो है। हमने उसी के बेसिस पे उनका जो है पोर्टफोलियो का हमने एक रेप्लिका बनाया, बट हमने साइंटिफिक इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क की मेथोडोलॉजी यूज की। साइंटिफिक फ्रेमवर्क इन्वेस्टिंग नथिंग बट साइंस ऑफ जनरेटिंग अल्फा थ्रू सेफ्टी। तो ओवर द लास्ट 9, अब जैसे उन्होंने अमेजोन 12% लिया हुआ है, तो हमने 9% ले लिया। तो टेस्ला उन्होंने कुछ परसेंटेज लिया हुआ है, हमने वेटेज कम कर दिया हमारे उस स्ट्रेटजी के बेसिस पे। ओवर द लास्ट 9 तो क्या आप years इंटरनेशनल हमारे पास इंटरनेशनल भी चीजें हैं, कितना परसेंट परसेंट मतलब इंटरनेशनल शेयर्स भी लिए हुए हैं? हाँ, मतलब जैसे basically म्यूचुअल फंड में तो आपको- 30-35 होते हैं। नहीं 30-35% तक हो सकता है। बीएमएस में हमने नहीं लिए हुए फिर- हैं। फिर? मैं आपको वैसे एग्जांपल बता रहा हूँ कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट जो मेथोडोलॉजी तो जो अमेरिका में किया वही आप इंडिया में कर रहे हो। हाँ, इंडिया में बेसिकली हमने इंडिया में नहीं, हमने यूएस स्टॉक्स का एक रेप्लिका बनाया पोर्टफोलियो का। आप बट हम ये लेकिन यूएस से स्टॉक नहीं लेते आप। यूएस स्टॉक्स नहीं लेते। हाँ, इंडिया नहीं Indian लेते। companies ही। चलिए समझ गया, थीम वहां से पकड़ा हाँ, है। बिल्कुल। तो ओवर द लास्ट 9 ईयर से हम उनके पोर्टफोलियो को हम मैनेज कर रहे हैं। हम वॉरेन बफे का पोर्टफोलियो 1.2% से बीट डाउन कर रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। इंडिया में तो इंडिया इंडिया ज्यादा में ग्रो मतलब कर रहा है। US नहीं, stocks आप है। इंडियन कंपनीज ले रहे हैं, उन्होंने यूएस कंपनीज ली हैं। हमने भी यूएस स्टॉक्स लिए। मैं आपको ये बता रहा कि हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं एक अपनी क्रेडिबिलिटी दिखाती है। जो वॉरेन बफे जैसे पर्सन का पोर्टफोलियो हम बीट डाउन कर रहे हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, अभी आपने कहा कि आपने नहीं लिया अमेरिकन स्टॉक्स, अमेरिकन स्टॉक्स हमारे अब पीएमएस आप कह रहे हैं आपने बीट किया है। मैं बता रहा हूँ आपको, आप समझे नहीं। जैसे कि उनका एक यूएस स्टॉक्स का एक पब्लिकली डिस्क्लोज पोर्टफोलियो है वॉरेन बफेट साहब वॉरेन का। बफे साहब का। हम्म। तो हमने उनके पोर्टफोलियो को देख के यूएस स्टॉक्स का भी हमने एक पोर्टफोलियो बनाया यूएस स्टॉक्स का। हाँ, समझ गया। हमारी साइंटिफिक इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क तो के वो अलग बेसिस पर वो कहाँ पीएमएस में वो भी थीम है कोई क्या? पीएमएस में कोई थीम नहीं है। तो वो कहाँ पे लेते हैं आप, किसी और जगह लेते हैं? हाँ, बस मैं आपको वो हमारे यूएस स्टॉक्स का भी एक अलग पोर्टफोलियोज रहते हैं, बट ये पीएमएस हम सिर्फ इंडियन की स्टोरी की बात कर रहे हैं। ठीक ठीक है सर, नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करते हैं पावर की। पावर की बात करें तो एक 24 लाख करोड़ का टोटल एड्रेसेबल मार्केट है और पावर एज अलोन 13% सीएजीआर से ग्रो करने वाला है। क्यों? और जो कंपनीज आपके इससे ना ही सिर्फ जनरेशन ट्रांसमिशन और ना ही सिर्फ ओईएम्स में इन्वॉल्व है, बल्कि क्लीन एनर्जी में भी जो कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, सोलर हाइड्रो में OEM माने ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। हाँ जी, बिल्कुल। सोलर एंड हाइड्रो में, ग्रीन हाइड्रोजन में, ऐसी कंपनीज जो पोर्टफोलियो में ऑपरेट कर रही हैं। क्योंकि आप देखो ना, जिस हिसाब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो पावर का कंजम्पशन चाहिए है ना। तो इन सब एरियाज में जो भी कंपनीज ऑपरेट करेंगी उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा तो जो इन्वेस्टर्स इनमें इन्वेस्ट करेंगे उनको फायदा मिलेगा वेल्थ क्रिएशन के फॉर्म में। नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं कैपिटल एनेबलर्स। तो अभी तक क्या होता था, अभी सिर्फ सेक्टर्स के नाम पे बैंक्स, आईटी और इन्हीं सब की बात होती थी, 3-4 सेक्टर्स की बात होती थी। जब हम कैपिटल एनेबलर्स की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ बैंक्स और एनबीएफसीज की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पूरे के पूरे इकोसिस्टम की, जहाँ पे इनको फंडिंग चाहिए। हमने इतनी सारी चीज़ों की बात करी, हमने रेलवेज की बात करी, हमने पावर की बात करी, हमने डिफेंस की बात करी। इन सबको फंडिंग चाहिए। ये 200 लाख करोड़ की फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटी। तो जो भी कंपनीज आपके फिनटेक एंड पेमेंट्स में, रेटिंग एजेंसीज में भी हमने कवर कर रखा है, हाउसिंग फाइनेंस एंड एनबीएफसीज, एक्सचेंज, डिजिटल बैंकिंग या फिर फिनटेक पेमेंट कंपनीज, वो भी हमारे पोर्टफोलियोज का पार्ट है। क्योंकि हमारा मानना ये है कि उससे भी इसमें ग्रोथ आएगी। ठीक है सर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसको ये चीज हम लोग छोड़ दे रहे हैं बीच की। ये देखिए बेसिकली क्या है, ये फंडामेंटल्स की बात कर रहा है कि नेट डेट टू, जो हमने फंडामेंटल्स ऐसे लिया हुआ है कंपनीज के, जिनके नेट डेट टू इक्विटी नील है बेसिकली। ऑपरेटिंग मार्जिन अवेलेबल नहीं है। ऑपरेटिंग मार्जिन 22% है, नेट मार्जिन कम से कम 16% है। और जो इकोनॉमिक अल्फा है वो आरओई है 14%। वैल्यू अल्फा की बात करेंगे तो प्राइस टू बुक है 1.3। ये 1.3 वर्सेस 3.5 है। तो बेसिकली वो जो बेंचमार्क है उसमें 1.3 है, लेकिन हमारा 1.3 है। आपका बुक वैल्यू वाला 3. नहीं, उनका 1.3 है, हमारा 1.3 है। मतलब बुक वैल्यू ज्यादा है, तभी हमारे रिजल्टेंट कम आया।
क्योंकि डिनोमिनेटर में रिजल्टेंट है ना, वो बुक वैल्यू है, तो राइट। वही आपको बताते हैं। इसको छोड़ दीजिए, नेक्स्ट स्लाइड भाई। अब हम बात करते हैं ईवी की। ये हमारा छठा ग्रोथ वेक्टर है, जिसमें कि अब आप देखो कि ईवी का जो है 14 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट टारगेट है, जो कि 2030 तक अचीव होना है, और ईवीज का जो है 30% शेयर हो जाएगा 2030 तक ऑटोमोबाइल स्पेस में। तो जो भी कंपनीज 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर पैसेंजर कमर्शियल व्हीकल्स में ऑपरेट कर रही हैं, बैटरी टेक्नोलॉजी में, रेयर अर्थ मेटल्स में, अभी आप देखिए जम्मू कश्मीर और बिहार में उसके रिजर्व्स मिले हैं, लिथियम के रिजर्व्स मिले हैं। तो अभी लिथियम के रिजर्व्स मिले तो कहीं ना कहीं जो है ये अपनी बैटरीज बनाने में काम आता है। तो बैटरीज की बेसिकली अब हमें जो चाइना से या दूसरी कंट्री से जो हमें इंपोर्ट करना पड़ता था, वो हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो उसमें क्या जो है कॉस्ट कम आएगी, ईवीज की गाड़ियाँ सस्ती होंगी, लोग ईवीज में अब धीमे धीमे आप देखोगे लोगों ने गाड़ियाँ खरीदनी स्टार्ट भी कर दी हैं, सरकार भी, गवर्नमेंट भी जो है रिबेट्स दे रही हैं। तो बहुत तेजी से ये ग्रो करेगा। पावर स्टोरेज टेक्नोलॉजी होगी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आपको पता है मेरे आपको पोर्टफोलियो में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन भी मिलेगा, एचपीसीएल और बीपीसीएल भी मिलेगा। इसलिए मिलेगा क्योंकि उनको 7000 इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स लगाने के ऑर्डर मिले हैं। आप लोगों ने सोचा मैं आईओसी की बात कर रहा हूँ, ये तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, आपने इसको पोर्टफोलियो में क्यों ले रखा है? हमने इसलिए रखा है क्योंकि उनका ये जो वास्ट जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा रोल उनका ऑलरेडी जो है पेट्रोल, इतने सारे डीजल के और पेट्रोल के पंप ऑलरेडी पेट्रोल पंप है उनके पास, चार्जिंग स्टेशन लगाने उनको अलग से जगह नहीं अलग, चाहिए। हाँ वहीं पे वो लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे तो इसके बेसिस पे ये सारे के सारे हमने ग्रोथ वेक्टर्स या थीम्स आइडेंटिफाई की हुई हैं, जो जिनका अभी फुलेस्ट पोटेंशियल रियलाइज नहीं हुआ है, इनका पोटेंशियल अभी रियलाइज होना बाकी है। और ये सारे के सारे ग्रोथ वेक्टर्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, अनरिलेटेड है। ऐसा नहीं कि पावर ग्रो कर रहा है तो ईवी नहीं ग्रो करेगा। ईवी इसमें आपका स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स आप करें, लो डेट, हाँ लो डेट, कम कर्जा है, बिल्कुल, मार्जिन बढ़ रहा है, हाँ, और 22 लाख करोड़ की अपॉर्चुनिटी है। 30% पैसेंजर व्हीकल, हाँ। 70% कमर्शियल व्हीकल और 80% टीडब्ल्यू। क्या ये टीडब्ल्यू यानी कि टू व्हीलर ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल, टू व्हीलर्स, क्योंकि उसमें भी इलेक्ट्रिक आ रहा है हाँ जी। ना, आई है स्कूटी। हाँ जी, पोर्टफोलियो एडवांटेज है, इकोनॉमिक अल्फा है, है, वैल्यू अल्फा भी है। हाँ जी। चलिए ठीक है। तो अब हम आप सीधे प्रोडक्ट पे आते हैं। बेसिकली हमारे पीएमएस पे हमारी इस वक्त 4 स्ट्रेटजीज काम कर रही हैं। एस मल्टी कैप, एस 15 बेसिकली एस मल्टी कैप है, हाँ जी, एस 15 है, एस 15 मिड यानी कैप लार्ज कैप, एस मिड कैप बोले तो जो है मिड कैप स्ट्रेटजी, एस रेगुलर इनकम हमारा 1 करोड़ का पीएमएस है। तो सबसे पहले हम नेक्स्ट स्लाइड करिए। तो बेसिकली अगर आप देखें तो एस मल्टी कैप क्या करता है, जैसे मैंने कहा था कि 1000 लार्जेस्ट कंपनीज हैं, तो हमने क्या किया है आपके क्लाइंट्स को बेस्ट ऑफ इंडिया इंक दे रखा है, और उसके बेसिस पे हमने सुपर नॉर्मल पोर्टफोलियो बना रखा है मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनीज का, जो कि इन सारे ग्रोथ वेक्टर्स में जो हमने मल्टीपल ग्रोथ वेक्टर्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं वो हमारे पोर्टफोलियोज का पार्ट कर रखा है। तो अब देखिए एस मल्टी कैप का ये हमारी फैक्ट शीट है। ये टॉप 5 होल्डिंग्स हैं हमारी। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हाँ हुडको, इंडियन रेलवे, आईआरएफसी, रेलवे से आ गया, रेलवे, हाँ पीटीसी इंडिया, बिरला सॉफ्ट। तो बेसिकली हमारा 20 से 25 स्टॉक्स का पीएमएस में, क्योंकि आप 30 स्टॉक्स से ज्यादा जा नहीं सकते, 20-25 स्टॉक्स तक आपको रखना होता है। तो उसमें हमारे जो टॉप 5 होल्डिंग्स हैं वो ये है। अब बात करते हैं ये हमारा जो है सेक्टोरल वाइज जो है ये ब्रेकअप है। फाइनेंशियल्स 49.2% है, बेसिक मटेरियल टेक्नोलॉजी है, हाँ जी, टेक्नोलॉजी 21.8 इंडस्ट्रियल्स है। हाँ, ETF में क्या लेते हैं? ETF हमने थोड़ा सा रखा हुआ है 0.7%, वो फीस वगैरह को रिकवर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। कम्युनिकेशन सर्विसेज हमारी 3.4 है, कंज्यूमर साइकिल 5.9 है, और बेसिक मटेरियल 3.3% है। अब बात करते हैं सर परफॉर्मेंस की। हमारा पीएमएस 2017-18 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो उसकी अगर हम बात करें तो लास्ट 1 ईयर की परफॉर्मेंस आई है 102%। नहीं तो एक डेट बताना जरूरी, 31 जनवरी को। हाँ, एज ऑन डेट ये डेटा जब का है, मतलब हाँ 31 जनवरी को ये स्थिति थी। हाँ हाँ, P2P 31 जनवरी 23 से 31 जनवरी 24 में इसने किया 100%, मतलब 102% बढ़ गया। लास्ट 2 इयर्स का 51.6% आ गया। लास्ट 3 इयर्स का 44 की चक्रवृद्धि हो गई। हाँ जी, लास्ट 5 इयर्स का 5 की 30 की 30.5 चक्रवृद्धि है, हो गई है। और सिंस इंसेप्शन एनुअलाइज्ड 25.1 है। तो आप देखिए बेंचमार्क जो निफ्टी 50 है, बेंचमार्क बेसिकली है, तो 24.3 बेंचमार्क का है। तो बेसिकली
काफी ज्यादा गैप है अल्फा जनरेट करने में। और ये जो मैं आपको परफॉर्मेंस बता रहा हूँ, दिस इज नेट ऑफ फीस। ये फीस वगैरह सब एडजस्ट करने के बाद ये हमने परफॉर्मेंस जनरेट करी है। तो ये इन्वेस्टर के हाथ में आ रही है जो ये इन्वेस्टर के पास आ रही है। इसको लेने के बाद में मान लो निकालेंगे तो टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स तो जैसे नॉर्मली जैसे देना पड़ेगा। क्लाइंट्स नॉर्मल म्यूचुअल 10% वाला जो होता है। हाँ, इक्विटी टैक्सेशन है। हाँ। ठीक है, तो अब ये परफॉर्मेंस क्यों आई हुई है? क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं क्लाइंट्स के जो पोर्टफोलियोज हैं उनकी चर्निंग नहीं करने में बिलीव करते हैं। हम रीबैलेंसिंग करते हैं। हमारी जैसे स्ट्रेटजीज नॉर्मली लॉन्ग टर्म ही है, तो हम साल में मैक्सिमम 1 या 2 बार ही रीबैलेंस करते हैं, और वो भी बहुत ही छोटा पोर्शन होता है क्लाइंट्स के ओवरऑल पोर्टफोलियोज का। इसीलिए हमने ये वेल्थ क्रिएशन किया हुआ है। इसलिए आप किसी भी इंडस्ट्री में जो इतने बड़े पीएमएसएस हैं, बड़ी कंपनीज के पीएमएसएस हैं, आप उनसे परफॉर्मेंस कंपेयर करके पीएमएस बाजार पे देख सकते हो। हम लोग के आसपास भी किसी का परफॉर्मेंस नहीं है। आपने वो मैंने आपसे मेरी मोदी वो उस पर बात हुई थी, तो आपने देखा था कि हमारा जो पीएमएस है वो उस वक्त काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब बात करते हैं वैल्यूएशंस की। अब आप लोगों को लगता है भाई आगे का क्या इसका पोटेंशियल है? अब आप देखो, बेंचमार्क जो निफ्टी 50 है उसका 24.1 है पीई, मेरा कितना है 17.2, मतलब मेरा अभी भी अंडर वैल्यूड है, यानी कि अभी सस्ता है, अभी भी ग्रोथ पोटेंशियल काफी ज्यादा बाकी है। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.5 4 है लगभग, आपके 2.5 है। ईवी बाय इकोनॉमिक वैल्यू 11.8 और ईबीटी, हां 11.8, अर्निंग्स बिफोर इनकम टैक्स टैक्सेस डेप्रिसिएशन। और हमारे पोर्टफोलियो का 11.8 है, बेंचमार्क का 14.2 है। अब डिविडेंड यील्ड देखिए, मेरे पोर्टफोलियो का 1.6 है और बेंचमार्क का 1.5 है। इसका मतलब ये है कि क्लाइंट्स अगर इन्वेस्ट करते हैं तो मोटा मोटा के आसपास जैसे पीएमएस मिनिमम 50 लाख से स्टार्ट होता है, तो 2% के आसपास या 2% के आसपास पर ईयर मिल साल जाता का है। डिविडेंड यील्ड मिल जाएगा। बेसिकली 50 लाख अगर लगाते हैं तो 10% हुआ 5 लाख और 50,000, 1 लाख के आसपास 1 लाख के आसपास जो डिविडेंड साल भर में आता है। बेसिकली हम नहीं देते डिविडेंड, बट हमने जो स्टॉक्स का जो एलोकेशन जिस हिसाब से बनाया हुआ है ऑन एन एवरेज जिससे हम मैनेज कर रहे हैं, तो वो है। अब आप सबसे बड़ा देखिए, मेरा पोर्टफोलियो का बीटा कितना है? 0.77 है। बीटा इंडिकेट करता है आपके मार्केट के सिस्टमैटिक रिस्क की। इसका मतलब ये है, साफ ये कहता है कि अगर मार्केट नीचे जाएगा तो 1 से कम होना चाहिए बीटा। हाँ, 1 से कम तो होना अच्छा चाहिए, तो तो ये अच्छा है, काफी तो कम है। हाँ, मेरा 0.77 है। इसका मतलब ये साफ है कि अगर मार्केट नीचे जाएगा तो मेरा भी पोर्टफोलियो नीचे जाएगा, बट मार्केट से कम जाएगा। बट जब परफॉर्मेंस आती है तो कहीं ना कहीं हमारे जो पोर्टफोलियोज है वो मार्केट से अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। ठीक है, तो ये है स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पोर्टफोलियो का 25.1 है, विज़ बेंचमार्क निफ्टी 50 18%। मतलब आप बेंचमार्क से दूर रह करके और भी स्टॉक्स आपने ले लिए हैं। हाँ, आपने खाली वही नहीं लिए इंडेक्स में जो है। हाँ, इंडेक्स निफ्टी 50 में तो आपकी टॉप कंपनीज ही नहीं रहती हैं। हाँ। हमने आपको जो हमारे इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क बताया, इन्वेस्टमेंट मेथोडोलॉजी बताया, 1000 प्लस करोड़ लार्जेस्ट कंपनीज, उनमें फिर फर्दर सेफ्टी नेट एनहांस करना, उसके बाद फिर उनसे सुपर नॉर्मल पोर्टफोलियो बनाया ना, उसी सुपर नॉर्मल पोर्टफोलियो से हमने पीएमएस प्रोडक्ट बनाए हुए हैं। अभी आपको एग्जांपल देता हूँ, जिस क्लाइंट ने मेरे पीएमएस में 1 करोड़ रुपए अगस्त 2018 में डाला था, बेसिकली मेरा अगस्त 2018 में स्टार्ट हुआ था, उसके तलक मेरा आज के डेट में जिस क्लाइंट का हो चुका है 3.3 करोड़ एज ऑन जनवरी 2024। ठीक है, तो बेसिकली अब आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। इवन मैं आपको कुछ क्लाइंट्स के ना स्टेटमेंट भी दिखाना चाहूंगा, भी मैं मेल कर दूंगा, तो वो आप उसमें बेसिकली क्या है, हमने क्लाइंट्स के नेम हाइड कर रखे हैं, बट वो लाइव पोर्टफोलियोज हैं। जैसे मेरे को कुछ फिगर्स याद है जो मैंने खुद पीएमएस करवाया है। तो अगर हम बात करें, जिस क्लाइंट ने 30 मई 2023 को मेरे पीएमएस में 50 लाख इस एस मल्टी कैप पीएमएस में डाला था, आज उसका 80 लाख प्लस हो चुका है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, और ये बता रहा हूँ लेटेस्ट का। जिस क्लाइंट ने 29 दिसंबर 2023 को 64 लाख डाला था, आज उसका 75 लाख प्लस हो चुका है। इसका मतलब ये देखिए, आप जो सेंसेक्स और निफ्टी देखिए 71,000, और निफ्टी जो गया वो उसके बहुत पहले ही चला गया था, है ना, इलेक्शन रिजल्ट्स आने के बाद से। तो मतलब 2-3 महीने में क्लाइंट को अच्छा खासा हमने अल्फा दे दिया है। और हमारे ये जो पोर्टफोलियोज हैं वो नॉर्मली लॉन्ग टर्म के लिए हैं। तो ये हो गया हमारे एस मल्टी कैप की बात, ये हमारा फ्लैगशिप स्ट्रेटजी है। अब बात करते हैं एस रेगुलर इनकम। तो हमने क्या है, क्लाइंट्स की जो है नीड्स के हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं। तो जो हमारा जो एक पीएमएस जो मल्टी कैप है, दैट इज ओनली सोली फॉर वेल्थ क्रिएशन। वो अलग बात है, आपको डिविडेंड भी जो है 2% के आसपास आ जाता है।
बट क्या है कि अगर हम बात करते हैं कि ये हमारा एस रेगुलर इनकम आपको एक पीरियोडिक इनकम भी देता है, गारंटीड मंथली पे आउट देता है 0.5% ऑफ द मंथली क्लोजिंग एनएवी, जो कि साल का 6% हो गया। तो वो क्लाइंट्स जो कि अपने पोर्टफोलियो में एक इक्विटी ओरिएंटेड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं जो है उससे एक पीरियोडिक इनकम भी चाहते हैं, तो उनके लिए पोर्टफोलियो बेस्ट है। अगर मैं आपको अभी बताऊं तो ऑन एन एवरेज अभी जो हम मंथली पे आउट क्लाइंट्स को दे रहे हैं परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही है। अब आपको ये भी जानना पड़ेगा एनएवी से हमने क्यों लिंक कर रखा है। इंडस्ट्री में ये आपको प्रोडक्ट कहीं नहीं मिलेगा, पीएमएस इंडस्ट्री में आपको ये वाला प्रोडक्ट कहीं नहीं मिलेगा पे आउट का। एसडब्ल्यूपी का ऑप्शन है बट वो कांस्टेंट का है। अगर मैंने 50,000 रुपए सेट कर दिया तो सिस्टम हर महीने 50,000 निकालेगा। कभी मार्केट डाउन हुई तो भी निकल जाएगा, तभी 50,000 निकालेगा। तो आप तो कैपिटल इरोड करके एक क्लाइंट को दे रहे हो, तो आपने रिटर्न क्या जनरेट किया। अभी यहाँ पे क्या होता है, पोर्टफोलियो नीचे जाएगा तो सिस्टम 50,000 से कम निकालेगा, अगर पोर्टफोलियो ऊपर जाएगा तो सिस्टम 50,000 से ज्यादा निकालेगा। तो हमारा ऑन एन एवरेज जो पे आउट रहा है वो 50,000 के ऊपर रहा है अभी तक। इससे पहले हम अगर 2022 एनुअल 1% से एनुअल 12% दे दिया। हाँ, हम लोग जो 1% पे करते थे अगस्त 2022 तक, वो पहले 1% था ऑफ द मंथली क्लोजिंग एनएवी। अगर 2022 के बाद हम लोगों ने उसको 0.5% कर दिया, यानी कि 6% पर एनम का रिटर्न ये है, प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन अलग है। आप देखिए कैपिटल पे आउट करने के बाद भी देखिए पोर्टफोलियो का मेरा एक साल का रिटर्न कितना है, 80.4%। बेसिकली ये एस मल्टी कैप जो पीएमएस है उसका हमने 60% हमने कर दिया, और बाकी जो है हमने डेट में रखा बेसिकली। तो हम डेट से भी और इक्विटी के पोर्टफोलियो से जो कैपिटल गेन्स होते हैं, गेन्स होगा तो वो क्लाइंट बेसिकली अपना विड्रॉ करेगा पोर्टफोलियो में से। तो 1 ईयर का पे आउट के बावजूद 80.4% रिटर्न आया हुआ है। 2 इयर्स का 39.1 है नेट ऑफ फीस, 3 इयर्स का 32.9% है, लास्ट 5 इयर्स का 22.5 है, और सिंस इंसेप्शन एनुअलाइज्ड 20.3 है। तो ये उन क्लाइंट्स के लिए बहुत अच्छा है जो ये इसमें टिकट साइज भले 1 करोड़ है, बट ये है कि ये इसमें टिकट साइज 1 करोड़, इसमें 1 करोड़ है। तो इसमें 1 करोड़ रुपए ही लगेगा। हाँ, इसमें 1 करोड़ लगेगा। चलिए अब आगे चले, है ना। तो ये हो गया। तो ये हमारे ज्यादातर हमारे पोर्टफोलियो के बारे में है। ये A15 बेसिकली हमारा लार्ज कैप पोर्टफोलियो है। तो हमने जो पीएमएस प्रोडक्ट्स बनाए हुए क्लाइंट्स की जो है रिस्क के हिसाब से बनाए हुए हैं, कि जो क्लाइंट्स बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते। लार्ज कैप का इंडस्ट्री में हर किसी ने दे रखा है, बट मेरे जो यूनिक प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो एस रेगुलर इनकम है, वो इंडस्ट्री में आपको कोई नहीं दे रहा। एस15 है ये बेसिकली, ये लार्ज ये अपना जो लार्ज कैप है बेसिकली वही उसी में। इसमें 15 शेयर लेते हैं क्या? नहीं 15 शेयर का 90 शेयर आ रहा है। ये टॉप 5 होल्डिंग्स है सर। हाँ ठीक है। बेसिकली पीएमएस में नहीं तो S15 बोला ना, तो 25 एस15 हमने नाम दे रखा है। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो ICICI, ICICI, Infosys, Infosys, Larsen & Toubro, HDFC बैंक। अब देखिए पोर्टफोलियो में परफॉर्मेंस देखिए 1 ईयर का 48.6%, 50% मोटा मोटा, 50% मोटा मोटा। बेंचमार्क का देखिए 24.3, ये भी एक निफ्टी 50 भी एक अच्छा खासा आपका बेंचमार्क का डबल दिया है। बेंचमार्क का डबल किया है। लास्ट 2 इयर्स का 26.3 है, लास्ट 3 इयर्स का 27.6 है, और 5 इयर्स अभी देखिए पीई देखिए, लार्ज कैप का भी पीई देखिए 17 बेंचमार्क है, यानी कि अभी भी ग्रोथ पोटेंशियल दिखाता है। अब ये मिड बीटा कैप भी का अभी भी 1 से नीचे है। चलिए मिड, हाँ बीटा आपका 0.68 है क्या? 0.68 काफी कम है, काफी कम है। तो लार्ज कैप वैसे भी अंडर वैल्यू इसलिए है। हमारे पोर्टफोलियो को क्रिसिल से 5 स्टार रेटिंग मिली है, क्योंकि एक अच्छे मार्केट कंडीशंस में ज्यादा अल्फा जनरेट करना वो भी एक स्किल है। दूसरी बात ये कि जब डाउनफॉल आता है तो उस केस में आपका पोर्टफोलियो कैसा करता है वो भी इम्पोर्टेंट, डाउनसाइड उसको कैसे प्रोटेक्ट करता है वो भी इम्पोर्टेंट। अब आ जाते हैं एस मिड कैप की बात करते हैं। तो बेसिकली ये भी वही सुपर नॉर्मल पोर्टफोलियो है, बट मिड कैप मार्केट कैपिटलाइजेशंस की, जो आपके फर्स्ट 100 कंपनीज आपकी लार्ज कैप होती हैं, उसके बाद 100 से लेकर 150 की 250 की सॉरी आपकी मिड कैप होती हैं। तो उनमें से हमने वो सुपर नॉर्मल पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, उसी का हमारा ये प्रोडक्ट है, पीएमएस है, एस मिड कैप पीएमएस। अगर हम बात करें तो 1 ईयर का देखिए 91.7%। इवन पीएमएस मैंने आपको बताया था कि हमारे परफॉर्मेंसेस देखकर पीएमएस टाइम्स, पीएमएस बाजार हमारे साथ टाई अप कर रहा है। पीएमएस टाइम्स में हमारा पोर्टफोलियो लिस्ट भी हो गया है, यानी कि पीएमएस टाइम्स इज नाउ सेलिंग आवर पीएमएस आल्सो। 1 ईयर का 91.7% है, 2 इयर्स का 43.8% है, 3 इयर्स का 43.2 है, 5 इयर्स का 29.9 अच्छा, आपके है। यहाँ दो पीएमएस बेच सकते हैं एक साथ?
कि 50 लाख अगर क्लाइंट देता है तो 25 एक में 25 एक में नहीं, ऐसा सर, कर नहीं, सकते हैं। पीएमएस में तो एक ही है। पीएमएस पे नहीं नहीं minimum मोतीलाल ticket ओसवाल size- में है ये। सर, वो मोतीलाल में 2 है, जैसे वैल्यू माइग्रेशन ले लीजिए जी, जी। 25 लाख तो 25 लाख यानी वो कैसे करें? मान लो क्योंकि आपकी जो मिड टू मेगा में ले लीजिए। आपने मल्टी कैप फंड में भी बेंचमार्क निफ्टी 50 ही रखा। बेंचमार्क में निफ्टी 50 रखा हुआ है। अगर आप देखोगे ना, सबने यही ले रखा है। मेरे को भी ये जो बेंचमार्क जो लिया जाता है पीएमएस इंडस्ट्री में, और जैसे आपके हाँ। फंड्स की अगर मैं नॉर्मल जी। म्यूचुअल फंड्स की तुलना करूं जी। तो जैसे आपका फंड करीब 238% है ना। क्वांट का हाँ, सिंस इंसेप्शन नहीं तो इंसेप्शन मत देखो, अलग अलग टाइम होता है ना। आप 5 साल का रिटर्न 5 साल का आप देखो 5 30% है। 20.5 नहीं 5 साल में अगर आप देखोगे तो आपके फंड की तुलना में अगर मैं म्यूचुअल फंड की तुलना करूं तो जी। क्वांट का एक्टिव फंड आपसे बेटर परफॉर्म किया। तो देखिए, मैं वही कह अगर रहा हूँ। टर्नओवर रेशियो को छोड़ दीजिए आप, हाँ। मान लीजिए चर्निंग आप उतना कह रहे हैं, मैं बड़ी कंपनी लेता हूँ, हाँ, हाँ। अल्टीमेटली कस्टमर को तो रिटर्न चाहिए। हाँ, आप customer चर्निंग को कर return रहे हैं चाहिए। या नहीं कर रहे हैं इससे कर रहे हैं। एक्सपेंस काट के आपने भी रिटर्न दिखाया है, एक्सपेंस हाँ। काट के आज की वैल्यू क्वांट भी दिखाता है। तो ये चलिए, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, म्यूचुअल फंड और पीएमएस बिल्कुल एक अलग केस है। म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। म्यूचुअल फंड उनके लिए बहुत अच्छा है जो अपने फाइनेंशियल, आप लोग जो करवाते हो क्लाइंट्स को फाइनेंशियल गोल्स मीट आउट कराने के लिए। बट पीएमएस क्यों रखा गया? पीएमएस इज मेड फॉर एचएनआई एंड द अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट, जहाँ पे मिनिमम टिकट साइज ही 50 लाख से स्टार्ट होता है। म्यूचुअल फंड इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर द रिटेल कस्टमर्स ऑल्सो, क्योंकि क्या है ना, हर प्रोडक्ट की कहीं ना कहीं एक खासियत होती है। तो म्यूचुअल फंड की थोड़ी सी लिमिटेशंस भी हैं अपनी। नहीं वो ठीक नहीं है, नहीं, जो इन्होंने मैं पॉइंट पूछा रिटर्न्स की तुलना कर वो रहा आप हूँ। बताइए। मैं पर्टिकुलर कस्टमर आप 50 लाख दे रहे हैं, 5,000 दे रहे हैं, मैं इसकी हाँ, कोई तुलना नहीं कर रहा। बिल्कुल। मान लीजिए मैं आपका पीएमएस उस समय नहीं बेचता, हाँ। मैंने सीधे 50 लाख रुपए क्वांट के एक्टिव फंड में ठीक है, लगवा दिए होते ठीक है। हैं, तो मेरा रिटर्न आपके एस जो भी फंड है मल्टी कैप उससे बेहतर होता। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हम पीएमएस में कंपैरिजन करें तो हम एप्पल्स टू एप्पल्स हम मल्टी कैप नहीं, आपकी बात सही है, मैं ये नहीं जान रहा, मैं एक ये हमारे लिए दोनों ऑप्शन है। हम अगर बेचना चाहेंगे तो हमारे पास दोनों ऑप्शन अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों आपको पीएमएस करना चाहिए। पीएमएस में सबसे बड़ी बात तो ये, आप इक्विटी ओरिएंटेड पोर्टफोलियो की बात करें तो 65% पीएमएस में लोग क्यों करते हैं? एचएनआई क्लाइंट्स क्यों पीएमएस में इन्वेस्ट करके, पीएमएस इंडस्ट्री इतनी बड़ी होती जा रही है कि वहाँ पे एचएनआई क्लाइंट इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि कस्टमाइजेशन मिलता है क्लाइंट्स को, कस्टमाइजेशन मिलता है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है मैनेजमेंट की। अब म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो उसका सबसे बड़ा थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि आप जो आपने जो कंपनीज ली हुई हैं, स्टॉक्स लिया हुआ है, उनका आप 9% से ज़्यादा एलोकेशन नहीं बढ़ा सकते। बट पीएमएस में आप ये चीज़ करके एक अल्फा जनरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली जिनके सारे के सारे जो है फाइनेंशियल गोल्स मीट आउट हो चुके हैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, और जो अब ये जवाब नहीं दे रहे हैं, इसका जवाब ये है, हो सकता है कि ये जरूरी नहीं है ना कि आपने टॉप परफॉर्मर म्यूचुअल फंड ले लिया हो और ये उससे नीचे वाला दे रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है। ये दोनों बराबर पे भी छूट सकते हैं, क्या पता इनका भी चला जाए ऊपर। आपकी बात सही है, लेकिन भाई हम 50 लाख रुपए दे के भी अगर पता नहीं होता ना, 5 साल पहले नहीं पता था हमको, 4 साल पहले ये भी नहीं पता, इनका भी नहीं पता था। वो तो वो बात है। अगर मैं 50 लाख रुपए दे के मैं एक नॉर्मल फंड्स में भी रहता हूँ और मुझे आपसे ज्यादा रिटर्न मिलते हैं, सिर्फ ये छोड़ दिए एक्टिविटी कि आप 9% वहाँ एक बात और है कि जो क्वांट की बात कर रहे हो, स्मॉल कैप की, नहीं स्मॉल नहीं, हाँ, मल्टी कैप की बात कर रहा हूँ। एक्टिव एक्टिव की बात कर रहे हो, ठीक। मैं हाँ, तो उसी की तुलना कर रहा हूँ जिसकी ये तुलना कर रहे हैं। मैंने कोई अलग से फंड नहीं लिया, स्मॉल ठीक है। कैप नहीं, स्मॉल कैप तो उससे ज्यादा रिटर्न ठीक देता है, आपका, ठीक है ना। मैं सिर्फ मल्टी कैप आपकी जो स्ट्रेटजी है मैंने उसी के अकॉर्डिंग उसका फंड चुना हुआ है। इसलिए मेरा ये जानना था कि मैं जब पैसा दे ही रहा हूँ, मान लीजिए 50 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में देता, एक्सपेंस काट के मुझे आज भी मिलते हैं मान लीजिए, तो आपके फंड से मुझे ज्यादा रिटर्न मिलता अगर आप कंपेयर करेंगे तो। देखिए, आप म्यूचुअल फंड का अगर बात करेंगे तो म्यूचुअल फंड में आपके क्लाइंट्स को यूनिट्स मिलती हैं जहाँ पे 40 से 50 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो होता है। फोकस फंड में 30 स्टॉक्स होते हैं, फोकस फंड में 30 स्टॉक्स के बियॉन्ड नहीं जाता। जो बाकी जो होते हैं 40-50 स्टॉक्स का जाता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। और जो पीएमएस होता है उसमें कहीं ना कहीं 20-25 से 30 स्टॉक्स का ही रहता है। तो ये आप जरूरी है, 30 30 से ऊपर नहीं ले सकते आप। 30 से ऊपर नहीं ले सकते, वो थोड़ा सा सेट है 20 से 25 आपके या 30 यहाँ stocks नॉर्मल का। जितने भी इंडस्ट्री में पीएमएस है सब में हाँ, सब में यही 30 स्टॉक्स का ही पोर्टफोलियो होता है। 25 से ये 30 कोई stocks बंधन तो का होगा होता नहीं। है। सर देखो, जब- पीएमएस में इससे ज्यादा नहीं लेते। नहीं, कोई 40-50 सेबी का stocks रूल है ये आपको- क्या? सेबी का रूल है 30 का ये मैं नहीं कह सकता आपको, बट सेबी के पीएमएस रेगुलेशंस इस पे अप्लाई करते हैं। नहीं, जैसे वो तो म्यूचुअल करते हैं। फंड्स पे जैसे अपनी म्यूचुअल मर्जी से फंड- किया है, बिकॉज ऑफ रेगुलेशंस किया है, नहीं मालूम। म्यूचुअल फंड में क्या है कि आप 10% से ऊपर कोई स्टॉक नहीं जा सकते हैं। अगर मान लीजिए हाँ। किसी आपने किसी सेक्टर फंड मतलब वैसे स्मॉल कैप में लगाया तो 65% पैसा स्मॉल आप कैप सर में अभी हमारा स्मॉल कैप देखिएगा,
अभी आपको हम स्मॉल कैप मैंने एक ही फंड देखा, मैंने चलो आगे चलते हैं, इसको यहाँ रोक देते हैं डिस्कशन, बाकी देख के वी विल कंटिन्यू। नीचे करिए। ये आप क्या दिखा रहे थे? ये तो मल्टी कैप था कि जिस क्लाइंट ने मेरे पीएमएस में 1 करोड़ डाला था अगस्त 2018 में। 2018 का साल आप लोगों को याद होगा, जहाँ पे कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इंड्यूस किया गया था 10%। मिड और स्मॉल कैप में correction है। हम लोग घेरे बैठे हैं सर, हम लोग बहुत यूएस चाइना का हमारा trade war- 65% पोर्टफोलियो स्मॉल कैप था उस टाइम पर, जब जी। कैपिटल गेन लगा उसमें बहुत ज्यादा करेक्ट हुआ तो था। हम लोग ठीक है? मतलब वो आग से निकल गए हैं। हाँ, तो पता मैं है। आपको वही बता रहा हूँ, मेरा जो मैंने आपको बताया ना क्रिसिल ने मेरे 10 लाख के फंड्स की वैल्यू 6 लाख हो गई थी। तो पीएम देखिए ना, पीएमएस ने क्यों मैं क्रिसिल को 5 स्टार रेटिंग दी, क्योंकि डाउनसाइड रिस्क में प्रोटेक्ट किया। पहले समझिए 2018 का सिनेरियो, यूएस चाइना ट्रेड वॉर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, सेबी ने रिक्लासिफाई किया स्कीम्स को। अब इस पे आ जाते हैं हम लोग। PNB का ये scam- मिड कैप जो था, हाँ ये मिड कैप यहाँ पे हम लोग आ चुके थे, यहीं पे थे हम लोग। हाँ ये 5 साल का analyze 5 years 29% दे रहा है, 29.9% है। ये नेट ऑफ फीस बता रहे हैं आपको। सिंस इंसेप्शन एनालाइज पे 22.3 है। अच्छा, अब ये बताइए जी। कि इसमें सेक्टर को ज्यादा डाल दिए हैं आपने, लग रहा है ना? क्योंकि मिड कैप में सेक्टर ज्यादा होते हैं। हाँ सेक्टर मतलब ज्यादा बढ़ा दिए हैं कुछ। अच्छा, अब ये बताइए कि और कोई भी है हाँ। थीम? कितने हमारे theme? ये प्रोडक्ट्स है आप पीएमएस। कह रहे थे स्मॉल कैप की कोई थीम है? स्मॉल कैप की भी थीम अभी दिखाते हैं, इसमें नहीं है बट मेरे पास परफॉर्मेंस में है, आपको दिखा दूंगा अभी। अभी आपको एक और मेल किया है आपको, इसमें फैक्ट शीट में है नहीं है, बट मैंने मेल नहीं तो पीएमएस में है स्मॉल कैप? पीएमएस में स्मॉल कैप इस प्रेजेंटेशन में इस नहीं है। प्रेजेंटेशन में नहीं है। चलिए अब आगे बढ़े। हाँ आगे बढ़िए। ये सर ऊपर करिए, ऊपर ऊपर करिए और ऊपर। फीस एंड चार्जेस की बात करते हैं तो बेसिकली क्या है कि जैसा हमने आपको बताया कि जो हमने परफॉर्मेंसेस जनरेट की है वो नेट ऑफ फीस की है। और जो पीएमएस इंडस्ट्री में जो स्टैंडर्ड रहता है, दो चलते हैं, फिक्स फी मोड और परफॉर्मेंस फी। फिक्स फी मोड में हम चार्ज करते हैं 2.5% ऑफ द एयूएम साल का, और परफॉर्मेंस फीस में क्या है कि 2% तो फिक्स है ही, साथ में हर्डल रेट रखा हुआ है 10% का। तो 10% के ऊपर अगर हमने आपको रिटर्न जनरेट करके दिया तब हम 20% प्रॉफिट शेयर करेंगे। और हम लोग ये फीस जो है ये क्वार्टरली बेसिस पे ही चार्ज करते हैं, पोर्टफोलियो के अंदर से ही, जैसे आपका म्यूचुअल फंड्स होता है एनएवी में इनबिल्ड होता है, उसी तरह से इसमें भी पीएमएस में। तो अगर कोई उस पहले निकालना चाहेगा पैसा तो निकाल सकता है, तो देखिए, चार्ज कर लेते हैं। एग्जिट लोड है। अब पहले साल के अंदर अगर आपने निकाला तो 2% का एग्जिट लोड है, दूसरे साल आपने निकाला कोई एग्जिट लोड नहीं है। पीएमएस भी जैसे म्यूचुअल फंड आपका, देखिए मैंने आपको बताया था कि लिक्विडिटी एनालिसिस भी एक पैरामीटर है जिसपे क्रिसिल ने रेटिंग दी है। तो सेबी फीस एक्चुअली ये 0005 ये अब इसकी बात ये करते स्टैंड ड्यूटी की बात हैं। कर रहे हैं। अब इसकी बात करते हैं। ये तो हो गया हमारे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एक्टिव की पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। ठीक है। हम लोग जो है ऑर्बिस फाइनेंशियल, आप लोगों ने नाम सुना होगा उसका। ऑर्बिस फाइनेंशियल जो है इस वक्त 90% जो पीएमएस इंडस्ट्री है उसमें उसका जो है मार्केट शेयर है उसके पास, और जो कि डीपी और कस्टोडियन की तरह काम करती है। उनकी कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज वगैरह है, इसलिए हमने उसको अवेल कर रखा है। तो अगर हम बात करते हैं, ये ऑर्बिस के चार्जेस हैं। कस्टडी एंड फंड अकाउंटिंग चार्जेस हैं 5 बिप्स के, 5 बिप्स पर एनम पेबल मंथली। सेबी फीस एक्चुअल है 0.0005% ऑन द एयूसी, एयूएम अंडर कस्टडी, ठीक है। और डिपॉजिटरी चार्जेस हैं, ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं 10 रुपीज पर आईएसआईएन, पर ट्रांजैक्शन, पर आईएसआईएन बेसिकली मान लीजिए आपने, क्लाइंट ने आपके सेल कर दिया और हमारे पास 25 स्क्रिप्ट्स हैं, तो 25 इंटू 10 हो जाएगा पर आईएसआईएन। अगर पूरा पोर्टफोलियो सेल किया तब, हाँ पूरा पोर्टफोलियो सेल किया था, या फिर जितने आपने पोर्टफोलियो सेल मानिए मैंने 2 स्टॉक सेल किए, 2 2 एसआईएन इंटू 10, हाँ जी बिल्कुल। हो ISIN सकता है आपके पास क्वांटिटी आईएसआईएन नंबर तो स्टॉक्स का एक ही होता है, एग्जैक्टली है ना? जब इसी स्टॉक का आपके पास क्वांटिटी ज्यादा हो सकती है, बट स्क्रिप्ट्स तो आपके पास 2 ही। मान लीजिए आपने स्क्रिप्ट्स 2 सेल करी, हो सकता है आपके पास किसी की 4 हो, किसी की 5 हो, बट स्क्रिप्ट्स बेसिकली आपने 2 सेल करी। अब हम बात करते हैं तो, और ब्रोकरेज जो है 0.15% ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू है। अभी पीएमएस इंडस्ट्री का रूल ये है कि आप जिसका पीएमएस चला रहे हो, आप अगर मैं हूँ, मेरा भली मैं एज अ ब्रोकिंग कंपनी हूँ, बट मैं ब्रोकर नहीं हो सकता। तो पहली बात तो हमने बताया, हम आप क्लाइंट्स के पोर्टफोलियोज की चर्निंग नहीं करते, कि हम आप जो दूसरे जो कहीं ना कहीं दूसरे जगह के क्लाइंट्स को उतना परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। 2019 में एक आर्टिकल भी निकला था जहाँ पे पीएमएस का एयूएम आधा हो गया, 1/4 से भी नीचे चला गया, क्योंकि कहीं ना कहीं क्लाइंट्स ने इन्वेस्ट किया, उनको रिटर्न्स नहीं मिले पीएमएस में। बट हमारा पीएमएस
जैसा हमने बताया कि कहीं ना कहीं क्लाइंट्स की सेफ्टी सबसे पहले इंश्योर करता है, उसके बाद हम तो लॉन्ग टर्म में, हाँ जी बताइए। जैसे मोतीलाल पहले करता था बाय राइट सिट राइट, हाँ। लेके बैठ जाते ठीक थे, है। मतलब उसके हिसाब से वैसे ही आपके पोर्टफोलियो का टर्नओवर रेशियो क्या है? हमारे पोर्टफोलियो का टर्नओवर रेशियो हम साल में मैक्सिमम 1 या 2 बार करते हैं। मेरे को वैसे परसेंटेज नहीं पता, बट मैक्सिमम हम साल में 1 या 2 बार करते हैं, दैट इज वेरी स्मॉल। अभी हम आपको ना एक वो दिखाएंगे, स्टेटमेंट दिखाएंगे, जहाँ पे सारे के सारे फीस एंड एक्सपेंसेस वगैरह लगने के बावजूद भी क्लाइंट्स को क्या पोर्टफोलियो की वैल्यूज रही हैं, वो स्टेटमेंट आप लोगों को, आपके क्लाइंट्स को एक अच्छी पिक्चर बताएगा। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचे, जो बड़े स्टॉक, जैसे आपने कई सारे पोर्टफोलियो में बड़े स्टॉक ले रखे हैं, जी, जी। मतलब जैसे कि आपने स्ट्रेटजी अप्लाई हुई है, उसके अकॉर्डिंग तो मतलब सारे बड़े स्टॉक फिल्टर होके आएंगे पास, जो हाँ। कम चर्निंग वाले होते हैं, तो चर्निंग तो आप करोगे ही नहीं। नहीं देखिए, हम रीबैलेंसिंग करते हैं पोर्टफोलियो की। अगर मुझे लगता है, जैसे मैंने डिफेंस लिया हुआ था, मैंने डिफेंस में आप देखो ना कितनी ज्यादा ग्रोथ आ गई एकदम से, कुछ स्क्रिप्ट्स थे जो मुझको तो आप निकालने बेच के थोड़ा कम कर लोगे, डिफेंस एक्सपोजर कम कर लोगे, मतलब ऐसा करोगे, जैसे किसी का 2% ले रखा है, किसी को 1 कर दोगे, ऐसा ही करोगे, इससे वैसे करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी जो स्ट्रेटजी है वो अभी तक लॉन्ग टर्म के लिए है। और आपने खुद ही देख लिया कि ये जो हमने ग्रोथ फैक्टर्स हैं, इन सब में ऑलरेडी काम हो रहा है, इनका अभी भी पोटेंशियल बाकी है। अब सर आगे चलते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है फंड मैनेजमेंट टीम पे, उनके क्रेडेंशियल्स पे। तो ये है डॉक्टर विकास गुप्ता, जो कि सीईओ हैं और चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट हैं। इन्होंने ही जो है ओमनीसाइंस कैपिटल, जो एसएससी मेहता की ही एक ग्रुप कंपनी है, जो कि हमारा रिसर्च और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम देखती है, वो हमारे लिए पोर्टफोलियोज मैनेज कर रहे हैं आज की डेट में। तो ये इनके कुछ इन्होंने काफ़ी डीप इमेंसिव रिसर्च किया है 100 इयर्स का, वो बताया ही था। अर्लियर फर्म में ही इंक्यूबेटेड द ग्लोबल लिस्टेड इक्विटी वर्टिकल by obtaining the investment management licenses from SEC USA, SEBI India, FSC Mauritius, and applying for UCITS CSSF with a vision to operate across US markets, European markets, UK, Middle East and East Asia. इसमें जो है फर्म ने काफ़ी सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स और रैंकिंग्स वगैरह भी इनको मिली, और इन्होंने 2014 अक्रॉस 11,000 हेज फंड्स को जो है मैनेज किया है। He led the discussions with NYSE, New York Stock Exchange, NASDAQ, FTSE and Thomson Reuters to offer jointly developed products. इनका BTech IIT बॉम्बे, MS डॉक्टरेट एंड फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क का रहा है, और इन्होंने इनके क्रेडेंशियल्स आप देख सकते हो। He also served as a scientist and professor at University of California, IIT खड़गपुर. Vikas is regularly quoted, interviewed and invited and contribute in global US and Indian publications. तो ये देखिए इनके सारे जो भी इनके इंसाइट्स रहते हैं, वो मनी कंट्रोल पे भी आते हैं, मिंट पे भी आते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स पे भी आते हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल, ब्लूमबर्ग, फोर्ब्स मैगजीन, स्ट्रीट, गल्फ न्यूज, इन सब में है। बेसिकली हमारी जो टीम है वो आपको पूरी की पूरी IITs और IIMs की ही टीम मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं मिस्टर अश्विनी शमी की, EVP एंड पोर्टफोलियो मैनेजर हैं। ये इन्होंने अपने लखनऊ से इन्होंने MBA भी कर रखा है, टॉलस्टॉय बिजनेस स्कूल फ्रांस एंड BTech फ्रॉम IIT बॉम्बे। ये को फाउंडर है ओमनीसाइंस कैपिटल के, जो इन्होंने भी साइंटिफिक इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क का जो पर्सपेक्टिव है वो ग्लोबल मार्केट्स को लेकर गए हैं, और ये इनके कुछ काम रहे हैं, जहाँ पे इन्होंने 12 स्ट्रेटजीज लॉन्च करी, जिसने एक्सपोजर प्रोवाइड किया US, यूरोपियन यूनियन, UK एंड जापान across large cap, mid cap, and he set up one of the first Indian US SEC registered global money managers on the Interactive Brokers platform. इनका अर्लियर असाइनमेंट था गोल्डमैन सैक्स में, जहाँ पे इन्होंने फोकस किया एक्शनेबल रिसर्च पे, और इनकी टीम को क्रेडिट हुआ है फॉर द ब्रेकअप ऑफ बिग फार्मा टू अनलॉक वैल्यू विद फाइजर, स्पिनिंग आउट एनिमल हेल्थ एंड बेबी फॉर्मूला वर्टिकल्स। अब मिस्टर वरुण सूद की बात करते हैं। ही इज VP क्वांटिटेटिव रिसर्च, इनको हम हमारा सुपर कंप्यूटर भी बोलते हैं, जो कहीं ना कहीं जो एलिमिनेशन और फिल्ट्रेशन के जो इन्होंने मॉडल्स बना रखे हैं वो यही करते हैं हमारे लिए। तो ही इज ऑल्सो वन ऑफ द को फाउंडर्स इन ओमनीसाइंस कैपिटल। इनका जो है US, यूरोपियन यूनियन में इन्होंने काम मार्केट्स में अप्लाई किया है। अर्लियर फर्म ही को डेवलप्ड मल्टीपल ग्लोबल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज फॉर डेवलप्ड एंड इमर्जिंग मार्केट्स. He worked with NYSE and Reuters to implement these live strategies on their platforms. Reuters, sorry. Previously at Tariffs, he was responsible for covering the US technologies and defense stocks. Boeing, Lockheed Martin, Google, Amazon. He wrote over 200 company and sector-specific articles published on syndicated to international publications such as Forbes and E-Trade, and initiated the coverage for major tech IPOs such as Facebook and Groupon.
He had stints at one of the largest Vietnamese conglomerates, Masan Group and ING Hong Kong. He has BTech IIT Roorkee and MBA from IIM Bangalore and EDHEC France. तो ये हमारे पूरे की पूरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में हो गया और ये हमारी पूरी की पूरी एनालिस्ट नहीं आपका? हाँ जी, एनालिस्ट मतलब एनालिस्ट की पूरी टीम है हमारी। अलग से Basically इन्होंने खाली इनके fund अंडर managers को इनके अंडर जो बेसिकली जो मेन जो पर्संस हैं उनके बारे में इसको बात हटाएं? हमारे पास तो हाँ इसको हटा दीजिए। अब ये देखा हम लोगों ने। हाँ ये दिखाइए ये जो मैंने एक कंबाइंड फैक्ट शीट भेजी है पीएमएस। ये- हाँ इसको देखिए, इसको खोलिए। नहीं, हमने मल्टी कैप के बारे में तो हमने डिस्कस किया ही था। शॉर्ट में करिए क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। बहुत ज्यादा बड़ा मल्टी कैप तो हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट दूसरा करिए, नेक्स्ट करिए। हाँ। ये कौन सा है? हाँ रेगुलर इनकम, ये भी हमने डिस्कस किया था। हम्म। नेक्स्ट करिए। एज 15 भी हमने डिस्कस किया था। एज मिड कैप हमने किया था। बस इतना ही है। हाँ ये हमारी स्ट्रेटजीज है। अब आप पीएमएस बाजार पे भी जाके मेरी स्ट्रेटजीज को देख सकते हैं। मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे हमने अभी 2018 की बात कर रहे थे, पीएनबी का स्कैम भी निकल कर आया था। ये देखिए। हाँ जी, ये जी इसी को मैं बताना चाह रहा था। पीएनबी का स्कैम भी निकल कर आया था और उसके बाद आईएलएफएस का क्राइसिस निकल कर आ गया था कि एनबीएफसीज बचेंगे हिंदुस्तान में कि नहीं बचेंगे। तो आप सोचिए मार्केट किस टर्मोइल में था उस टाइम पे। तो जब मार्केट्स ओवरऑल गिरे तो मेरा भी पोर्टफोलियो गिरा मल्टी कैप का, बट इट वेंट डाउन ओनली बाय 8.99%। ये मेरे पीएमएस बाजार में कैलेंडर रिटर्न्स में मेंशन्ड है। नंबर 1। नंबर 2, मिड कैप जो पीएमएस है, it went down only by 4.99%. So this is what we are doing in the markets. This is how over the period of time we have created the wealth for the customers. उसमें तो क्रिसिल की भी गलती थी ना। क्रिसिल ने भी रेटिंग बेकार दे रखी थी। 5 स्टार रेटिंग आप क्रिसिल ने दे रखी थी कई सारे उनको, आईएलएफएस को। हाँ जी। तो डिफॉल्ट तो होना ही था। डिफॉल्ट दीवान हाउसिंग को बट दीवान हाउसिंग को दे रखी थी, तो क्रिसिल भी वो- उसमें कहीं ना कहीं हाँ। था ही, हाँ लेकिन आप देखो इन्वॉल्वमेंट था। अब क्रिसिल जैसे आपने कहा मेरे क्रिसिल सर्टिफाइड मेरे फंड्स जी, हैं जी, या जी। मुझे ये मिला है, लेकिन तो- सर क्रिसिल से आगे तो कुछ है ही नहीं। अगर क्रिसिल ने आपको नहीं तो हम क्रिसिल को भी 2018 की अगर आप बात कर रहे हैं तो हम जी। क्रिसिल को भी नहीं मान सकते ना कि अच्छा है कि खराब। मैं तो आप ये तो देख सकते हैं कि वॉलेटिलिटी के हिसाब से आप देख सकते हो। मैंने आपको हम बताया वो- पोर्टफोलियो के नहीं, दाम गिरने हम तो पोर्टफोलियो के अंदर देख रहे हैं ना। हाँ जी। हम तो पोर्टफोलियो देख रहे हैं। असित सिंह मेहता को देख रहे हैं 45 साल से। बिल्कुल। तो वो अंदर भी देखना, खाली क्रिसिल को देखा तो गड़बड़ हो हाँ, जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैं बता रहा हूँ ये क्रेडेंशियल है कहीं ना कहीं। ठीक है, नीचे करिए। अब हमने ऊपर- भी सर, ऊपर करिए, ऊपर- हमने भी ऊपर। जो है जो पोर्टफोलियोज एज ए म्यूचुअल हाँ। फंड डिस्ट्रीब्यूटर, जहां अडानी हाँ जी। या पहले जहां पीएससी होता था, जहां अडानी होते थे, जहां ये अच्छे हमको नहीं लगते थे अच्छे, वो पोर्टफोलियो में सेल करते थे। जी जी तो हमारे क्लाइंट्स को कोई जी। हम हो पाएगा कि नहीं? अब ये बस लास्ट है, ये लास्ट बता देता हूँ आपको। ऊपर करिए सर। देखिए ये है मैंने आपको बताया था कि ये है रिग्रेस मैकेनिज्म क्रिसिल कैसे रेट करता है। सबसे पहला जो उनका जो फिल्ट्रेशन का क्राइटेरिया रहता है कि स्ट्रेटेजी का कम से कम 3 इयर्स का परफॉर्मेंस हिस्ट्री अवेलेबल होना चाहिए, पास्ट 3 मंथ्स का पोर्टफोलियो भी अवेलेबल होना चाहिए और स्ट्रेटेजी का जो एसेट साइज है वो मिनिमम 10 करोड़ रुपए होना चाहिए। पहला फिल्ट्रेशन हो गया। फिर दूसरा होता है रिटर्न्स पे, वॉलेटिलिटी पे, पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन एनालिसिस पे और लिक्विडिटी एनालिसिस पे। जैसा जैसा अगर आपका रिटर्न्स अच्छा है तो ये होता है। अब देखिए नीचे ही, हाँ कितने लोग क्वालिफाई हुए थे? 65। पोर्टफोलियो मैनेजर 65 क्वालिफाई हुए 65। Strategies 119, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप। कैटेगरी थी 7। हाँ, नंबर ऑफ कैटेगरीज ओनली 7। आपके एंड कितने? 5 स्टार रेटिंग कितनी आई? 13। इनको अगर 13 total लोगों को करेंगे तो मिली 13 करीब। लोगों को। हाँ। अब हमारी जो है क्रिसिल की जो है 5 स्टार रेटिंग हमारी इसको मिली है एस मल्टी कैप को। नीचे करिए। हाँ ये देखिए, यहाँ पे देखिए एस मल्टी कैप असित सिंह मेहता। ठीक है, ये और भी कंपनी से मैंने आपको 5 है। बताया था कि ये आईसीआईसीआई को ICICI है। भी मिली हुई है, बट आप इनके कोई और कैपिटल है, हाँ, ये World SBI का है Capital, कोई। एसबीआई का है। बट अगर आप इनकी परफॉर्मेंस देखोगे 1 ईयर, 2 ईयर, 3 इयर्स की या इवन 5 आपके इयर्स बराबर की, नहीं है। हमारे बराबर नहीं है। चलो तो ये हम कर रहे हैं। ये हमारे पीएमएस के बारे में हमें आपको बताना था। चलिए, एनीथिंग एल्स? ये हमारे पीएमएस के था। अगर आपको एआई का करना है तो हम उसका एक अलग वीडियो रिकॉर्ड कर वो सकते हैं। अलग बना लेंगे। जी। ये वीडियो इस समय खत्म करते हैं। बिल्कुल। So this is all regarding Thank you so PMS. much. Thank you very Thank much. Bye.